Okay, so let's start. So, my name is Gaurav Pratap Singh, and I have secured All India rank 317 this year. And this was my fourth attempt. Thank you, Radhika, for confirming. And my optional was public administration. And I have written in total three mains. I have given three interviews, and this was first time I get selected. And my rank was 317. So, uh, इस मीटिंग का इस इंटरेक्शन का एजेंडा ये है कि मैं आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी, अपनी मेथड्स, अपनी बुक लिस्ट कुछ शेयर कर सकूं और आपके डाउट्स ले सकूं, आपका कुछ डाउट्स को सॉल्व कर सकूं। ये इस मीटिंग का एजेंडा है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि मैंने प्रीलिम्स से हम शुरुआत करते हैं। तो मैं प्रीलिम्स मैंने 4 बार लिखा है और मैंने 3 बार क्वालिफाई किया है प्रीलिम्स। तो मैं सबसे पहले अपनी बुक लिस्ट से शुरू करता हूँ। तो जैसे कि हमें पता है कि प्रीलिम्स में 7 से 8 बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, इंक्लूडिंग पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, और साथ में अगर हम सीसेट की भी बात करें तो एक सब्जेक्ट और जुड़ जाता है। तो मेरी बुक लिस्ट कुछ इस प्रकार थी कि मैं पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी और लक्ष्मीकांत को 3-4 बार रिवीजन किया था और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो थे पॉलिटी के वो वहाँ से एड्रेस हो जाते थे। इसके अलावा इन्वायरमेंट के लिए मैंने फोरम आईएएस की रेड बुक करके एक आती है, उनका एक स्टडी मटेरियल है, तो उससे मैंने अपने नोट्स बनाए थे उन टॉपिक्स के जो टॉपिक ज़्यादा आते हैं, जैसे कि पॉल्यूशन, लिस्ट ऑफ कन्वेंशंस जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस है, जो इंडियन लॉज हैं रिगार्डिंग इन्वायरमेंट, जो वेरियस बॉडीज़ हैं इंटरनेशनल और इंडियन दोनों, इन सबके मैंने अपने आप नोट्स बनाए थे। और इसके अलावा तीसरा सब्जेक्ट हमारा आता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, तो मैंने स्पेक्ट्रम के नोट्स एज सच कुछ नहीं बनाए थे, लेकिन उसमें से जो चैप्टर्स हैं जिसके आने की ज़्यादा संभावना है पीवाईक्यूज़ के हिसाब से, उन चैप्टर्स के मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। और जिसे कि मैंने मतलब बार बार मैं टेस्ट देता था और उसमें मैं वैल्यू एडिशन भी कर देता था टेस्ट के सॉल्यूशन से। तो वहाँ पे मेरा जो सोर्स था वो राजीव अय्यर सर की स्पेक्ट्रम किताब थी। इसके अलावा ज्योग्राफी में मैंने फिजिकल पार्ट के लिए 11th और 12th की जो एनसीईआरटी होती हैं उनको पढ़ा था। उसके कोई नोट्स नहीं बनाए थे, उन्हीं को बार बार पढ़ाई, उसी को बार बार रिवाइज किया था। जो मैपिंग वाला पार्ट है, इसमें इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो मैपिंग जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स की मैपिंग होती है, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट प्लेसेस इन न्यूज़, ये सब। तो ये सब के लिए आप पीटी 365 का उपयोग कर सकते हैं। उसमें से आपको ज़्यादातर वो वाले सवाल आपके बन जाएंगे, जिससे कि जो कि प्रीलिम्स में आपका स्कोर बढ़ाएंगे। इसके अलावा एक वर्ल्ड मैपिंग होती है, जिसके लिए मैंने सुदर्शन सर, जो सुदर्शन गुर्जर सर है, उनकी यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल एक प्लेलिस्ट है, उसको मैंने पढ़ के उसमें से अपने नोट्स बनाए थे, जिससे कि मेरा मैपिंग पार्ट कवर हुआ था। इसके बाद में आता है एक सब्जेक्ट एंशियंट मिडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर। एंशियंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि करेक्ट होने की और ज़्यादातर नोट्स में ऐसे आने की संभावना कम है। तो यहाँ पर मेरी मेरी जो बुक लिस्ट थी वो लिमिटेड थी, मैं उसे बार बार पढ़ता था, लेकिन मैंने इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डाला था, क्योंकि इसमें ज़्यादा पढ़ के ज़्यादा जो हम कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर्ट एंड कल्चर और एंशियंट मिडिवल में कम है। तो इसमें मेरा बेसिक स्ट्रेटेजी होती थी कि जो पीवाईक्यूज़ में जो थीम आई हैं उनको मैं कहीं से भी पढ़ लूँ। तो इसके लिए मैंने अपने एक दोस्त की मदद ली थी, उसने विजन आईएएस के क्लास नोट्स मेरे साथ शेयर किए थे इनके, और उन विजन आईएएस के क्लास नोट्स को मैंने पढ़ा था। इसके अलावा मैंने मैप्स जो होते हैं एनसीईआरटी में, जो हिस्ट्री के सेक्शन में मैप्स होते हैं, उनको मैंने थॉरोली पढ़ा था, उनको बार बार याद किया था कि जैसे कि कोई भी पोर्ट है वो पहले के समय में किस नाम से जाना जाता था और आज के समय वो किस प्रदेश में है, इस तरह के सवाल आते हैं। इसी तरह सिटीज़, जो पॉपुलर सिटीज़ थी एंशियंट मिडिवल की, वो सब मैंने यहाँ से की थी। और इसके लिए मेरे हिसाब से एक ओनली आईएएस का मटेरियल है आर्ट एंड कल्चर का, वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रह सकता है आप लोगों के लिए एंशियंट मिडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए। इसके अलावा साइंस एंड टेक एक सब्जेक्ट है। साइंस एंड टेक के लिए आपको 2 साल की पीटी 365 अगर आपने कर लिया है तो आपके मैक्सिमम प्रीलिम्स के क्वेश्चन आपके उससे एड्रेस हो जाएंगे। और इसमें बेसिकली आपका जो कॉमन सेंस है और आपका वाइडर अंडरस्टैंडिंग है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, वो आपकी काम आएगी एप्लीकेशन पार्ट ऑफ क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं,
तो नैनो टेक्नोलॉजी पे अगर कोई सवाल आता है तो आपको नैनो टेक्नोलॉजी का बेसिक पता होना चाहिए। नैनो टेक्नोलॉजी और जो नॉर्मल हमारी सब मीटर टेक्नोलॉजी है उसमें क्या डिफरेंस है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं नैनो टेक्नोलॉजी में किस तरह से बदलती हैं। और फिर उसके बाद में आप जो ऑप्शन पढ़ेंगे और कॉमन सेंसिकली जो ऑप्शन आपको सही लगता है, आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से आपको वो मार्क करना है, क्योंकि साइंस एंड टेक में डायरेक्टली बुक से उठाए हुए सवाल आने की संभावना बहुत कम होती है। तो यहाँ पर आपको अपना कॉमन सेंस को यूज़ करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें क्वेश्चन सही कर पाएँ। इसके अलावा एक नया सब्जेक्ट अभी पिछले 3-4 सालों में यूपीएससी प्रीलिम्स में काफ़ी पूछा जा रहा है, जो कि है इंटरनेशनल रिलेशंस। पहले ये जो मेंस का जो इम्तिहान होता था, इसमें ये ज़्यादा पूछा जाता था और प्रीलिम्स में इसकी जो संभावना आने की वो कम होती थी। लेकिन हम पिछले 3-4 सालों से देख रहे हैं कि प्रीलिम्स में भी ऑर्गेनाइजेशंस, प्लेसेस इन न्यूज़, जो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ इन न्यूज़ है वो, इसके अलावा इंडिया किस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, उसके अलावा आप कुछ सवाल इससे भी हल कर सकते हैं कि कौन-सी कंट्रीज़ के साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं। जैसे कि अ, रशिया के साथ हमारे रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं, तो कोई भी कॉमन सेंसिकली ये जज कर सकता है कि कोई ऑर्गेनाइज़ेशन में रशिया और इंडिया साथ में हो सकते हैं। लेकिन उसी तरह से अर्मेनिया और अज़रबैजान के एक साथ होने की संभावना काफ़ी कम है। तो यहाँ पर जो आपकी लार्जर अंडरस्टैंडिंग आईआर की है, वो आपकी प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगी। तो आप मेंस को, आईआर को उस तरह से केवल ना पढ़ें कि आपको मेंस के आंसर लिखने हैं, बल्कि उसकी लार्जर अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी पढ़ें। तो मैं इसके बाद सीसेट में आता हूँ, इस बात को ख़त्म करने के बाद। तो इसके अलावा प्रीलिम्स की जो स्ट्रैटेजी है, बुक लिस्ट मैंने आपको बता दी है। इसकी जो स्ट्रैटेजी है वो आपको सिंपल रखनी है। सिंपल इस तरह से कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ओरिएंटेड आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि सबसे पहले आपने अगर पॉलिटी पढ़ने का शुरू किया है, तो पॉलिटी के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज आप देखिए, टॉपिक वाइज आप देखिए। वहाँ से आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए कि आपकी पॉलिटी में कौन से चैप्टर्स हैं लक्ष्मीकांत के जिससे सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 50% ऑफ द क्वेश्चन आपके 2-3 चैप्टरों से आते हैं, जो जैसे कि पार्लियामेंट हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, प्रिएम्बल हो गया। तो इनको आप सबसे पहले करिए। इसके बाद में आप बाकी सब्जेक्ट को करिए, बाकी पूरा सब्जेक्ट को एक बार पढ़िए और उसके बाद फिर आप कोचिंग का दीजिए सेक्शनल। और फिर आप ये यहाँ देखिए कि इनमें सेक्शनल में आप एनालिसिस करिए कि कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक से आपके सवाल ज़्यादा गलत हो रहे हैं और उसको गलत होने की आपकी कारण क्या है। लैक ऑफ रिविजन कारण है या फिर वो किताब में नहीं था, वो प्रॉब्लम है। अगर वो किताब में नहीं है तो वो ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सबके लिए नया होगा। लेकिन अगर वो किताब में है और आप उससे गलत कर रहे हैं तो फिर आपको ज़्यादा रिविजन की ज़रूरत है। आपको 1-2 बार और उसे रिवाइज़ करना है, अच्छे से अपने दिमाग में बिठाना है। उसके बाद फिर से अटेम्प्ट करना है पेपर। इसके साथ में पीवाईक्यू की एक और इम्पोर्टेंट यूटिलिटी है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला तो ये है कि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट इससे तैयार होती है कि कौन से सब्जेक्ट, कौन से टॉपिक को आपको पहले पढ़ना है, ज़्यादा प्रायोरिटी पे पढ़ना है। इसके अलावा अगर आप जब ईयर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, जैसे कि अगर अभी फिलहाल हम देखें तो लगभग 2 महीने बचे हैं प्रीलिम्स के लिए, तो मेरे हिसाब से अब आपको सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू से अब आपको ईयर वाइज पीवाईक्यू पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। आप जैसे एफएलटी देते हैं, उसी तरह आप फुल लेंथ टेस्ट दीजिए 1.5 घंटे में, टाइमर लगा के 1.5 घंटे में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दीजिए। जैसे कि 2025 का पेपर है, 24 का पेपर है, ऐसे करके आप 2013 तक जा सकते हैं और आप इन ईयर वाइज पेपर को मल्टीपल बार करिए। आप 2025 के पेपर को आज करें और फिर 15 दिन बाद फिर से करें और फिर उसके 15 दिन बाद फिर से करें। तो आपको इससे 2-3 चीज़ें होंगी। एक तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आप 1.5 घंटे में पीवाईक्यू कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर आप 2 घंटे में इसे आराम से कर सकते हैं। दूसरी ये चीज़ है कि जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो वहाँ से आपको उस तरह के क्वेश्चन जो डायरेक्टली किताब में नहीं है या जो आपने पहली बार वहाँ जाकर के एग्ज़ाम हॉल में देखा, उसे सॉल्व करने के कुछ इनसाइट्स मिलते हैं। जिसे ज़्यादातर लोग ट्रिक्स कहते हैं, जिसे ज़्यादातर लोग लॉजिकल एलिमिनेशन भी कह देते हैं। पर मेरे हिसाब से वो पैटर्न रिकॉग्निशन है। पैटर्न रिकॉग्निशन इस तरह से है कि अगर आप एक सवाल को 2-3 बार करें 15-20 दिन के अंतराल में, जब तक आप उसका आंसर भूल जाएँ और आप उस आंसर तक पहुँचने की कोशिश करें, तो आप हर बार एक नए तरीके से उस आंसर की तरफ पहुँचेंगे। इससे आपकी लॉजिकल एलिमिनेशन की कैपेबिलिटी बढ़ेगी। मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। तो लॉजिकल एलिमिनेशन जो होता है वो एक आर्ट है, उसे सीखने के लिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन वो आप सीख सकते हैं केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। वो सीखने के लिए आपको बार-बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने पड़ेंगे
उनके ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि ऑप्शन किस तरह से सेट है और कोई ऑप्शन वहाँ पर क्यों है। क्योंकि हो सकता है एंशिएंट हिस्ट्री के सवाल में कोई एक ऑप्शन हो जो कि मिडिवल के टाइमलाइन के कोई प्लेस का नाम वहाँ पे लिखा हो, तो ये गलत होगा ऑब्वियसली। लेकिन जो बाकी 3 एंशिएंट है, हो सकता है वो आस-पास हो सकता है वो टाइमलाइन में एक तरह से हो, जहाँ पे आपका 50-50 आकर के रुक जाए और फिर आप एक हद के बाद उसे एलिमिनेट ना कर पाएँ। तो यहाँ से आपको वो 3 नई चीज़ें भी मिल गई जो आपको अगले ईयर के लिए प्रिपेयर भी करनी है। तो इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है आपके प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में। जैसे मैंने बताया, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले इसकी यूटिलिटी है कि आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको यहाँ से मिलते हैं। दूसरी इसकी यूटिलिटी है कि आपको ये बताएगा कि अगले आने वाले समय में क्या यूपीएससी पूछ सकता है। क्योंकि अ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब आप ऑप्शन को देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये ऑप्शन दिया गया है, हो सकता है अगले साल इससे सवाल भी बने और ऐसा पिछले सालों में हुआ भी है। तो दूसरी चीज़ ये है कि आपको क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है वो भी पता चल रहा है और तीसरी चीज़ आपकी लॉजिकल एलिमिनेशन की जो एफिशिएंसी है, जो एक्यूरेसी है वो आपकी बढ़ेगी, जिससे कि आपके नंबर ऑफ सवाल ज़्यादा आप अटेम्प्ट कर पाएँगे और आपकी प्रीलिम्स क्लियर करने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। अब मैं थोड़ा सी सेट पर आता हूँ। सबसे पहले इससे पहले मैं मॉक को एड्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर एक सवाल है कि सर शुड वी फोकस मोर ऑन रिवीजन और मॉक्स? तो मेरे हिसाब से देखिए, मॉक्स जो है वो आपका प्रैक्टिस के लिए होता है कि आप फुल लेंथ टेस्ट में 2 घंटे में क्या 2 से 3 इटरेशन पूरे पेपर की कर पा रहे हैं? क्या आप जो बबल फिलिंग है वो सही से कर पा रहे हैं साथ-साथ या नहीं? और तीसरी चीज़ है कि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले जो पैनिक है, आप क्या उसे अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं या नहीं? तो ये कुछ प्रैक्टिकल यूटिलिटी है मॉक्स की। मॉक मैं अपने स्तर पर, मैं अगर अपनी पर्सनली बात बताऊँ तो मैं मॉक को नॉलेज गेन करने के लिए नहीं देता था। मैं उसे केवल एक प्रैक्टिस के तौर पे देता था कि मुझे एग्ज़ाम हॉल में कुछ नया फ़ील ना हो, कि मैं यहाँ कुछ नया करने आया हूँ, क्योंकि मैं उसे 8-10 बार फुल लेंथ टेस्ट मॉक के तौर पर पहले कर चुका हूँ। और हो सके तो आप प्रिंट करके मतलब जैसे कि आप एग्ज़ाम में देते हैं, क्वेश्चन पेपर प्रिंट करिए, ओएमआर शीट प्रिंट करिए और फिर उसके बाद उसे लगाइए, उस पेपर को। तब आप उससे मैक्सिमम बेनिफिट गेन कर पाएँगे। इसके अलावा जो रिवीजन है, मेरे हिसाब से प्रीलिम्स पास करने का सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है रिवीजन। जो आपकी बेसिक सोर्स है, अगर आप बेसिक सोर्स को कई बार रिवाइज कर लें और उसकी आपकी एक्यूरेसी मोर देन 90% हो जाए, तो लगभग आप श्योरिटी से, कॉन्फिडेंस से ये कह सकते हैं कि आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। क्योंकि सब लोग वही बेसिक किताबें पढ़ रहे हैं और प्रीलिम्स उन्हीं का रुकता है जिनका उन बेसिक किताबों से जो सवाल आए हुए हैं वो गलत होते हैं। तो कोशिश करिए कि जो बेसिक किताब है उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। अगर आपका ये पहला अटेम्प्ट है तो मैं ये बोलूँगा कि आप 3 से 4 बार रिवीजन करें। अगर आप पहले प्रीलिम्स निकाल चुके हैं तो आने वाले 2 महीनों में आपके लिए, क्योंकि आप पहले से निकाल चुके हैं, आप का सिलेबस पहले से कंप्लीट है, तो आप कोशिश करिए कि 4 से 5 बार रिवीजन करें। इसके अलावा मॉक टेस्ट की मैं बात करूँ तो सेक्शनल, अगर आपने 4 महीने फुल प्रीलिम्स के लिए दिए हैं, तो फिर आप अ, तो फिर आप सेक्शनल मॉक भी दे सकते हैं, अगर आपके पास 4 महीने हैं। लेकिन आज के समय खड़े होके मार्च 21 को हम लोग बात कर रहे हैं, तो 21 मार्च से लगभग 2 महीने बचे हैं, तो मैं अब कहूँगा कि आप फुल लेंथ टेस्ट की ओर जाइए ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, सेक्शनल टेस्ट को अब आप ज़्यादा कंसिडर मत कीजिए। तो फुल लेंथ टेस्ट मेरे हिसाब से 8 से 10 फुल लेंथ टेस्ट जो होते हैं वो इनफ होते हैं। ये मेरे लिए काम करा था। आप अगर ज़्यादा रिवाइज़ टेस्ट दे करके आप रिवाइज़ करने के आदी हैं, कि टेस्ट में जो आंसर आपको नहीं बन रहा है या जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, फिर आप रिवीजन के ऊपर जाते हैं, तो फिर आप उस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये पॉइंट होता था कि मैं रिवाइज़ करता था अच्छे से और फिर मैं टेस्ट देता था प्रैक्टिस के लिए। तो मेरे लिए 8 से 10 जो मॉक होते थे वो काफ़ी होते थे। तो मेरे और अलग-अलग कोचिंग के आप करिए। और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए मैं एक चीज़ और आपको बताऊँगा। जो भी एलिमिनेशन टेक्निक्स और जो भी लॉजिकल एलिमिनेशन आप सीखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, आप उसे अप्लाई करिए मॉक टेस्ट में। और मॉक टेस्ट के मार्क्स को आप ये मत समझिए कि आपकी वो टेक्निक फेल हो रही है या सही हो रही है। क्योंकि यूपीएससी जो एग्जामिनर जिस तरह से जिस पैटर्न से सेट करता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट उस तरह से सेट नहीं करता। कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक माइंडसेट होता है कि आपके जो नंबर हैं वो किस तरह से फंसा के आपके नंबर कम किए जाएँ। क्योंकि वो कुछ ट्रिक्स लगा करके, कुछ छोटी-मोटी गलतियाँ करके आपके क्वेश्चन को, सही आते हुए क्वेश्चन को आप गलत कराने की कोशिश करेंगे, जो भी प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट सेट करते हैं। यूपीएससी इस तरह का नहीं है। यूपीएससी देखता है कि आपकी लार्जर अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है और आप कितना अच्छे से उसे अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन पार्ट पे। तो जो आप ट्रिक्स, जो आप एलिमिनेशन टेक्निक्स पीवाईक्यू से सीखें, उसे एज़ इट इज़ आप मॉक्स में अप्लाई करें।
और मॉक के मार्क्स को इफेक्ट ना करने दें आपकी पीवाईक्यू के फोकस प्रिपरेशन। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप ईयर वाइज पीवाईक्यूज आप ऑल्टरनेटिवली देते रहें। जैसे कि आपने आज फुल लेंथ टेस्ट दिया है कोई कोचिंग का, तो आप कल एक फुल लेंथ टेस्ट दे दीजिए मॉक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। फिर आप अगले हफ्ते अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो अगले ही दिन फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर दे दीजिए, कि आपका जो ओरिएंटेशन है, जो आपकी प्रिपरेशन की डायरेक्शन है, वो आपकी प्रीवियस ईयर के डायरेक्शन में अलाइन रहे, ना कि कोचिंग में जो पूछा जा रहा है उसके अलाइन में हो। मैंने ऐसे कई मेरे दोस्त देखे हैं जो कोचिंग में काफी कम नंबर भी ले आते थे, 60-70 ले आते थे, लेकिन उनके प्रीलिम्स में क्योंकि वो पीवाईक्यू फोकस प्रिपरेशन करते थे तो 100 से ज्यादा नंबर हर बार रहते थे। तो ये बात हुई मॉक की। अब हम बात करते हैं सी सेट की। तो देखिए, अगर आपका सी सेट कमजोर है, अगर आप पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं और आपके 80 नंबर से कम आ रहे हैं सी सेट में, तो मैं कहूँगा कि आप थोड़ा रिस्की जोन में हैं। तो आपको सी सेट की एक फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन करने की जरूरत है। फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन भी डिपेंड करती है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। अगर आपका बैकग्राउंड मैथ्स है, इंजीनियरिंग है, बीएससी है, जो कि टेक्निकल बैकग्राउंड है जिसमें आप मैथ्स और क्वांट को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, तो फिर आपका फोकस होना चाहिए क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग पे, और फिर आपका तीसरा होना चाहिए कॉम्प्रहेंशन पे। अगर आप लिटरेचर से आपका बैचलर्स है या फिर आपका नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो आप कॉम्प्रहेंशन को पहले करिए, उस पर ज़्यादा फोकस करिए, और फिर उसके बाद आप लॉजिकल रीजनिंग पे आइए और लास्ट में आप क्वांट पे आइए। ये मैंने आपको जनरल एक वो बता दिया ट्रेंड कि आपको किस पे फोकस करना है बेस्ड ऑन योर बैकग्राउंड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी आपका बैकग्राउंड है, अगर आपका लिटरेचर बैकग्राउंड है तो आप मैथ्स को या क्वांट को इग्नोर कर दें, और या अगर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो आप कॉम्प्रहेंशन को इग्नोर कर दें। आपको तीनों के तीनों को, तीनों पार्ट को इक्वल वेटेज, इक्वल फोकस के साथ आपको करना है। बस मैं ये कह रहा हूँ, ये प्रायोरिटी बताने की ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर किस पार्ट में आप गेन कर सकते हैं सी सेट के। प्रिपेयर आपको तीनों को करना है। तो सी सेट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें। इसमें मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप कोई भी कोचिंग का मॉक करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो अपने आप में बहुत सारे हैं और वो रिपीट होते हैं, पैटर्न रिपीट होते हैं। हो सकता है क्वांट में नंबर्स चेंज हो जाए, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न सेम होता है। तो सबसे पहले हम क्वांट की बात करते हैं। क्वांट में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, जहाँ पे आप अटकिए वहाँ पर आप यूट्यूब में उस साल के सी सेट के सॉल्यूशन खोलिए, उस सॉल्यूशन को देखिए, उससे 2-4 क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रैक्टिस करिए, और वो उस तरह के आप ये इंश्योर करिए कि उस तरह के सवाल को आप अगली बार गलत ना करें। उसको आप 3-4-5 क्वेश्चन को कर लीजिए, और इस तरह से आप फिर लॉजिकल रीजनिंग में भी इसी तरह करिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, जहाँ आप अटकिए वहाँ यूट्यूब पे आकर के आप उस साल के सी सेट के सॉल्यूशन देख लीजिए। काफ़ी सारे अच्छे-अच्छे टीचर्स हैं जिन्होंने सॉल्व करके डाला हुआ है, उसे आप देखिए। फिर आप उसी के जैसे 3-4 सवालों की प्रैक्टिस करिए और उस पार्ट को अपने मजबूत कर लीजिए। और फिर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में ऐसा है कि कुछ डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। एक तो होता है कि एक तो होता है कि डायरेक्टली आपको समरी पूछ ली जाती है। एक होता है कि अजम्पशन पूछ लिया जाता है। सबसे ट्रिकी पार्ट जो आपके सीसेट कॉम्प्रहेंशन में है, वो अजम्पशन कीवर्ड पे होता है। तो आप अजम्पशन कीवर्ड की कोई यूट्यूब पर प्लेलिस्ट देखिए कि उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं, और फिर उस उन उन चीज़ों को जो आपने उस वीडियो से सीखा आप प्रीवियस ईयर में अप्लाई करके देखिए। बार-बार अप्लाई करिए और देखिए आपके कितने सवाल सही होते हैं। तो इस तरह से आप सी सेट की तैयारी करिए। सी सेट की तैयारी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करिए। ये ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगी रेदर देन एनी टेकिंग एनी क्लासेस। कोई क्लास आप करेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे और फिर उसके बाद सी सेट करेंगे, तो आपकी जो जीएस की प्रिपरेशन है वो हैम्पर होगी। तो इसलिए मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस तरह से करिए। क्वेश्चन पे जाइए, क्वेश्चन आप जितने सॉल्व कर पाए करिए, जो नहीं कर पाए जहाँ पे अटकिए वहाँ पर जाकर के आप अपने यूट्यूब की प्लेलिस्ट देखिए, यूट्यूब के सॉल्यूशन देखिए, और फिर आप 4-5 उसी तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके वो पार्ट अपने मजबूत कर लीजिए। अब बात करते हैं सी सेट को किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है पेपर में। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 4 बार प्रीलिम्स दिया है, सी सेट मैंने हर बार क्वालिफाई किया है। तो मैं सी सेट के लिए आपको बताऊंगा कि सी सेट में सबसे पहले आप कॉम्प्रहेंशन करिए, क्योंकि वो सबसे लेस टाइम टेकिंग होता है। तो आप 40 मिनट दीजिए और उसमें से आप अपने 29-30 क्वेश्चन जो कॉम्प्रहेंशन के आते हैं वो सारे करिए। उसमें 29-30 में से आप कोशिश करिए कम से कम आप 23-24 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो आपके पहले 35-40 मिनट में करीब 24-25 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो गए हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी एक बर्डन आपका खत्म हो गया है कि मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एक सेफ अटेम्प्ट सी सेट में मैं मेरे हिसाब से होता है लगभग 55 से 60 सवाल।
अगर आप 55 सवाल करते हैं या 60 सवाल करते हैं तो आपका सीसेट मतलब रुकने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो सीसेट के लिए सबसे पहले आप कॉम्प्रहेंशन करिए, कॉम्प्रहेंशन के बाद आप करिए लॉजिकल रीजनिंग, और लॉजिकल रीजनिंग के बाद आप करिए क्वांट। और लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट में भी उस तरह के सवाल को पहले उठाइए जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो कि मैं 1 मिनट के अंदर इसका आंसर निकाल दूंगा। 1 मिनट या 40 सेकंड, ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। लेकिन धीरे-धीरे आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे पीवाईक्यू को, जिस तरह से आप जीएस के पीवाईक्यू ईयर वाइज करते हैं, ये भी ईयर वाइज पीवाईक्यू आप करिए, और इसमें आप देखिए कि किस पोर्शन में आपकी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा है, आप कम समय में आंसर निकाल पा रहे हैं, क्या वो क्वांट का किस तरह के सवाल हैं, क्या प्रोबेबिलिटी वाले सवाल हैं, क्या लॉजिकल रीजनिंग में डेट वाले सवाल है, कैलेंडर वाले सवाल है, क्लॉक वाले सवाल है। तो इस तरह से आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को एक पेपर में लिख लीजिएगा जाने से पहले, और फिर जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो कॉम्प्रहेंशन के बाद केवल उसी सवाल को उठाइए जहां आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और इस तरह से आप 55-60 क्वेश्चन मेरे हिसाब से अटेम्प्ट कर लेंगे, और उसके बाद आपके लगभग 90 से 100 आपके मार्क्स आ जाएंगे सीसेट में, और आपका सीसेट क्लियर हो जाएगा। तो अब मैं मेंस में जाने से पहले यहाँ प्रीलिम्स में जो भी डाउट्स हैं मैं एक बार उन्हें एड्रेस कर लेता हूँ। देखिए, एक सवाल है कि सर प्रीलिम्स के लिए कितना सिलेबस कवर करना चाहिए? देखिए, सिलेबस आपको पूरा कवर करना है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे कि सोसाइटी है, इंटरनेशनल रिलेशन है, जो कि मेंस पस एथिक्स है, जो कि मेंस के लिए पढ़ते हैं लोग, बाद में पढ़ते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपकी प्रिपरेशन 1 से 1.5 साल की हो गई है, तो प्रीलिम्स से पहले आपका सारा सिलेबस हो जाना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव कि वो सब्जेक्ट आपका प्री के लिए इम्पोर्टेंट है या मेंस के लिए। आपको ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप पूरी सीरियसनेस से दीजिए, और आप अपना पूरा एफर्ट इसमें लगाइए। उसके बाद ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप फाइनल लिस्ट में होंगे, या आप अच्छी कोई रैंक लेकर के आएँगे। तो मेरे हिसाब से आपका सिलेबस जितना आप कर सके उतना करिए, और सारा का सारा सिलेबस हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आप प्री के बाद मेंस में आप आंसर राइटिंग पे फोकस कर सकते हैं ज़्यादा, वहाँ पर आपको नया कुछ पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद सर एक है सर, हाउ टू चूज़ अवर ऑप्शनल सब्जेक्ट। देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट का ये है कि सबसे पहले ये 2-3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, दूसरा फैक्टर ये है कि क्या उसका स्टडी मटेरियल और क्या उसके मेंटर टीचर अवेलेबल हैं कि नहीं, और तीसरा ये कि क्या पिछले सालों में कुछ 3-4 प्रीवियस सालों में क्या उनके अच्छे टॉपर निकले हैं जिनकी कॉपीज़ या जिनके नोट्स आप देख कर के एक डायरेक्शन पा सकें। ऐसा नहीं है कि अगर पहले टॉपर नहीं हुए तो अब भी नहीं आएँगे, लेकिन अगर टॉपर होते हैं तो आपको एक डायरेक्शन पता चलता है कि आपको किस लेवल की पढ़ाई उस ऑप्शनल में करनी है। तो ये 2-3 चीज़ों को, 2-3 फैक्टर को आप एनालाइज़ करिए, और अपने हिसाब से ये कॉल आपका पर्सनल कॉल होना चाहिए, किसी के कहने पे आप मत लीजिए। तो सबसे पहले तो आपका बैकग्राउंड क्या है, दूसरा आपका क्या इसके टीचर अवेलेबल हैं, टॉपर अवेलेबल हैं जिनकी नोट्स या बुक लिस्ट कुछ अवेलेबल है मार्केट में, और तीसरा आपको इंटरेस्ट है कि नहीं इस सब्जेक्ट में। इसको आप डिसाइड करेंगे पेपर 1, कोई भी सब्जेक्ट के पेपर 1 के सिलेबस को आप देखिए, वो सिलेबस क्या आपका जाना-पहचाना सा है? क्योंकि ज़्यादातर जो सिलेबस ऑप्शनल का, वो कोई ना कोई जीएस के सब्जेक्ट से मिलता-जुलता है। जैसे मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल था, तो मेरा गवर्नेंस पार्ट से काफ़ी मिलता-जुलता सिलेबस था। पीएसआईआर वालों का पॉलिटी और आईआर से काफ़ी मिलता-जुलता सिलेबस है। इसी तरह ज्योग्राफी का जीएस 1 से है, हिस्ट्री का जीएस 1 से है, सोशियोलॉजी का जीएस 1 से है। तो आप जीएस पढ़ते-पढ़ते एक बार ये समझ जाएँगे कि आपको किस जीएस में इंटरेस्ट है पढ़ने में। जीएस 2 में इंटरेस्ट है तो आपके लिए पीएसआईआर अच्छा ऑप्शनल हो सकता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा ऑप्शनल हो सकता है। अगर जीएस 3 है तो एग्रीकल्चर या कोई और भी आपके लिए अच्छा ऑप्शनल हो सकता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, इन्हें आप दिमाग में रखिए और इसके बाद आप चूज़ करिए। उसके बाद में सर, शुड आई सॉल्व विवेक सिंह इस इकोनॉमिक 450 क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स? तो देखिए आपकी जो प्रिपरेशन है वो कोई भी किताब पर डिपेंड नहीं करती। आपको एंश्योर ये करना है, आपका एंड टारगेट ये होना चाहिए कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बन रहे हैं कि नहीं। अगर बन रहे हैं तो आपका सोर्स सही है। मैंने जैसे इकोनॉमिक्स के लिए मृणाल सर का जो नोट्स हैं वो रेफर किया था। तो उसके अलावा मैंने कोई एमसीक्यू एज़ सच कोई सॉल्व नहीं किया था। हाँ, सेक्शनल टेस्ट में दिया था। इसके अलावा प्रीवियस ईयर सॉल्व किया था। तो इससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप ये करेंगे या नहीं। लेकिन जो एंड गेम है, हमारा जो एंड गोल है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व होना चाहिए आपके नोट से, ये आप ध्यान में रखिए। उसके बाद ही कोई सोर्स को उठाइए। फिर एक सवाल है सर, रिवीजन कैसे करना चाहिए ताकि एग्जाम टाइम पे बेटर परफॉर्म कर पाएँ? देखिए, रिवीजन करने की टेक्निक्स होती हैं कुछ। एक अभी काफ़ी ज़्यादा फेमस है जिसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल।
एक्टिव रिकॉल कुछ नहीं है, आपने बचपन में भी किया होगा कि आपने कोई किताब पढ़ी और किताब को आपने बंद करके सोचा कि आपने जो पढ़ा है क्या आपको वो याद है या नहीं, या फिर आप कोई क्वेश्चन अपने दिमाग में बनाइए और उसको आंसर करने की कोशिश करिए अपने दिमाग में, या फिर कोई कॉपी पेन पे, यही एक्टिव रिकॉल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन रिवीजन का जो यूटिलिटी है वो ये है कि आपको जल्दी याद आना चाहिए। तो अगर आप एक ही चीज़ को बार-बार पढ़ेंगे, 3-4 बार पढ़ेंगे और हर बार आपका रिवीजन का टाइम धीरे-धीरे कम होता जाएगा, तो आप सही ट्रैक पे हैं, आप ये मानिए। अगर आपको पहले दिन कोई टॉपिक कंप्लीट करने में अगर आपको 4 दिन लग रहे हैं, तो अगली बार आपको 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए और उसके अगले दिन 1 दिन से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। क्योंकि प्रीलिम्स के 1 हफ्ते पहले आपको 1 हफ्ते में पूरा का पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज़ करना है, मतलब ऑलमोस्ट 1 दिन में 1 सब्जेक्ट आपको रिवाइज़ करना है और कई बार 1 दिन में 2 सब्जेक्ट भी रिवाइज़ करना है। तो आपको उस लेवल पे पहुंचने के लिए अभी से मेहनत करनी है, अभी से ज़्यादा रिवाइज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रिकॉल पे फोकस करना है कि आप जो पढ़ रहे हैं क्या वो आपको याद हो रहा है, नहीं। इसके अलावा एक और टेक्निक है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये टेक्निक ऐसी है कि जैसे आपने आज दिन भर जो भी पढ़ाई करी, आप एक बार सोने से पहले 5 मिनट आँख बंद करके सुबह से रात तक आपने जो भी पढ़ा है, जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं, एटलीस्ट उस टॉपिक को रिकॉल कर लीजिए कि मैंने इकोनॉमी में इन्फ्लेशन पढ़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा है, उसके बाद जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है, ये पढ़ा है। अगर आपको वो टॉपिक्स याद है, तो उसके आपको अंदर का भी याद होने की संभावना बढ़ जाती है। तो सबसे पहले आप इसको ट्राई करिए और आप धीरे-धीरे देखेंगे कि अ, आपकी जो रिकॉल की पावर है, आपका जो याद करने की क्षमता है, वो धीरे-धीरे बढ़ेगी। इसके कोई जादुई दवाई नहीं है, जो मैं आपको बता सकूँ। लेकिन आपको मैं ये तरीका बता सकता हूँ कि अगर आप लगातार बार-बार उसी चीज़ को पढ़ते जाएँगे, जो भी चीज़ आपको याद नहीं हो रही है, उसको लिख कर के याद करें, उसे शॉर्ट नोट्स बनाएँ, फिर याद करें। इस तरह आप करते रहिए, एक्टिव रिकॉल करें। और फिर जो मैंने एक टेक्निक बताई कि रात में आपने दिन भर जो पढ़ा, सोने से पहले आप उसे एक बार एटलीस्ट ये याद कर लें कि आपने क्या-क्या पढ़ा, तो आप रिकॉल वैल्यू वैसे ही बढ़ जाएगी, आपकी क्षमता वैसे ही बढ़ेगी। इसके बाद में अ, एक सवाल है, सर हाउ टू सॉल्व सीसेट आरसी इन 40 मिनट्स? फॉर मी इट टूक 1 आवर रियल एग्जाम लास्ट ईयर। देखिए इसका जो मतलब इस सवाल का जो आंसर है वो छुपा हुआ है प्रैक्टिस में। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे 40 मिनट क्या आप 30 मिनट में भी कर लेंगे। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कि 1 मिनट में 1 आरसी का सवाल कर लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस कितनी है और जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उसमें ध्यान क्या देना है कि सी सेट का जो आरसी होता है, अगर आप उसका सवाल पहले पढ़ लेंगे ना, तो अगर एक कॉम्प्रिहेंशन में 2 सवाल हैं, तो पहले आप सवाल पढ़ लीजिए, ऑप्शन मत पढ़िए, सवाल पढ़ लीजिए दोनों। उसके बाद आप कॉम्प्रिहेंशन में जाइए, आप देखेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन में जो लिखा हुआ है उसमें 60% तो कोई काम का नहीं है, केवल 40% काम का है। तो आप वहाँ बिल्कुल आप पिन पॉइंटेड उस जगह पे आके फोकस करेंगे कि जहाँ पर उस क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है। इस तरह से आप आरसी में अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ाएँगे। आप रीडिंग स्पीड बढ़ाएँगे, तो आप जल्दी उस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ पाएँगे और एक बार पढ़ने के बाद ही आप आंसर कर पाएँगे। तो इस चीज़ को आप बार-बार रिपीट करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो धीरे-धीरे आपकी जो है, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। इसके बाद एक सवाल है, हर सर हाउ टू डेवलप एनालिटिकल माइंडसेट एंड अप्लाई दिस स्किल टू स्टडी वन टॉपिक? देखिए एनालिटिकल अ एनालिटिकल माइंडसेट जो है, ये ज़्यादातर मेंस में काम आता है। तो मेंस में एनालिटिकल माइंडसेट देखिए आप जिस पोस्ट के लिए अ, ये परीक्षा जिस पोस्ट के लिए आप दे रहे हैं, आईएएस के लिए ज़्यादातर लोग देते हैं, और भी सर्विसेज हैं। सब जगह आपकी पॉलिसी मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि शायद बफरिंग हो रही है, तो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ कनेक्शन स्टेबल होने का। क्या आप ठीक है? कोई कमेंट करके बता सकता है कि क्या ऑप्शन सही है? हाँ, तो हम कंटिन्यू करते हैं आंसर राइटिंग। तो देखिए आंसर राइटिंग में 2 डायमेंशन है। एक तो है डेली आंसर राइटिंग और एक है फुल लेंथ टेस्ट। दोनों की जो यूटिलिटी है वो डिफरेंट है। आंसर राइटिंग जो डेली आंसर राइटिंग है वो आपकी क्वालिटी ऑफ आंसर को इम्प्रूव करेगा कि आप पहले एक्स लेवल का आंसर लिखते थे, तो आप एक्स प्लस वाई लेवल का आंसर लिख रहे हैं, और जो आपका फुल लेंथ टेस्ट है वो आपके टाइम मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं। तो दोनों की यूटिलिटी अलग है, दोनों को उसको पहले समझिए और उसके बाद आप डेली आंसर राइटिंग पे जाइए। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको मेंस में आंसर राइटिंग पे जाना कैसे।
तो सबसे पहले आप अपने बेसिक नोट्स बना लीजिए हर एक टॉपिक पे, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। हर एक टॉपिक पे आपके 1 से 2 पेज के नोट्स होने चाहिए। उसमें आपको डेफिनेशन डालना है, पॉजिटिव्स डालना है, नेगेटिव डालना है। यही एनालिसिस पार्ट है जो मेंस में रिक्वायर्ड है। पॉजिटिव, नेगेटिव, वे फॉरवर्ड, कोई गवर्नमेंट स्कीम्स हो जो कि गवर्नमेंट चला रही है। इसके अलावा आपके पास डेटा, ग्राफ्स जो भी अवेलेबल है अलग अलग मटेरियल में, जैसे कि मार्केट में काफ़ी सारे वैल्यू एनरिचमेंट, वैल्यू एडिशन मटेरियल मिल जाते हैं। उनसे आप अपना टॉपिक वाइज उन्हें आप अपने शॉर्ट नोट्स में डालिए, और उसके बाद आप हर एक टॉपिक पे 2-2 पेज के नोट्स बना लीजिए। उसके बाद उन नोट्स को आप एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए। आपको कुछ आइडिया लगेगा कि किस तरह से एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक्ड है। और फिर आप कोई भी सवाल प्रीवियस ईयर का उठाइए और उसे आप लिखने की कोशिश करिए। पहले शुरू में आप समय मत देखिए कि कितना समय आपको लग रहा है। पहले आप देखिए कि क्या आप उसमें लिख पा रहे हैं, क्या आप याद कर पा रहे हैं कि इस टॉपिक में क्या मेरे नोट्स में था और मैं क्या इसमें लिख सकता हूँ, जो कि इस क्वेश्चन के हिसाब से रेलेवेंट हो। उसके बाद में आप सेल्फ एनालिसिस करिए उस आंसर का। तो सेल्फ एनालिसिस में मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपको देखना है इस आंसर में। सबसे पहले ये कि कोर डिमांड हिट हुई है या नहीं हुई उस आंसर में। कोर डिमांड ये होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा है कि ऑर्डिनेंस पे अगर कोई सवाल है, और ऑर्डिनेंस पे सवाल है, या फिर आप ये समझ लीजिए गवर्नर पे कोई सवाल है, तो गवर्नर के रोल के बारे में अगर आपसे पूछा है तो क्या आपने रोल्स लिखे हैं सारे, कोई रोल छूटा तो नहीं है। ये आपका कोर पार्ट ऑफ द आंसर है। उसके बाद में उसने कुछ एनालिसिस पूछा होगा कि क्या गवर्नर का रोल पार्टीशन है या नहीं, तो आपने क्या दोनों पार्ट एड्रेस किए हैं, कि क्या आपने ये लिखा है कि हाँ पार्टीशन कई जगह पे हमें दिखा है। उसके अलावा ये भी कि क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नर के रोल को सेंटर द्वारा अपॉइंटेड रखा है, क्योंकि हमारा जो फेडरलिज्म है वो सेंटर की तरफ टिल्ट। इस तरह की चीजें क्या आपने उस आंसर में लिखी, ये आपका कोर पार्ट है। सबसे पहले आपको ये देखना है। उसके बाद आपको देखना है कि क्या डायरेक्टिव वर्ड जो है वो आपने फॉलो किया है अपने आंसर में। डायरेक्टिव वर्ड के कहने का मतलब, अगर एक्सप्लेन लिखा है तो आपने डायरेक्टली एक्सप्लेन किया है या नहीं, उसमें अननेसेसरी क्रिटिसिज्म तो नहीं किया है। अगर क्रिटिकली एग्जामिन है तो वहां पर क्रिटिसिज्म पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, वे फॉरवर्ड पे फोकस होना चाहिए। उसके बाद में आप देखिए कि क्या आपने नंबर ऑफ पॉइंट्स उतने लिखे हैं जितने आपके नंबर ऑफ मार्क्स हैं उस सवाल के। अगर आपके 10 नंबर का सवाल है तो आप एक ये बेंचमार्क बना लीजिए कि मुझे 10 पॉइंट लिखने ही लिखने हैं, चाहे उसमें 2 पॉइंट हो, 2 पार्ट हो क्वेश्चन में या 3 पार्ट, सब मिला के आपके टोटल 10 पॉइंट होने चाहिए। उसी से आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। इसके अलावा लास्ट में आपको देखना है कि आप कौन सा वैल्यू एडिशन यहाँ पर आपने किया है। क्या आपने कोई आंसर के साथ में वैल्यू एडिशन के तौर पे डेटा डाला है या नहीं, इसके अलावा कोई ग्राफ बनाया है कि नहीं, इसके अलावा क्या बार चार्ट बनाया है या नहीं, कोई डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाया है कि नहीं। और वैल्यू एडिशन के बाद, ये सब करने के बाद अगर आपका ये सब ठीक है तो आप एक रेड पेन लेकर के बैठिए और अपने नोट्स खोल लीजिए और सेम सवाल आप देखिए, और देखिए आप अपने नोट्स में ऐसा क्या है जो कि आप अपने आंसर में डाल सकते थे और आपने नहीं डाला, और आप इसे इटरेटिवली करिए। आप 10 सवाल लिखेंगे, 11वां सवाल आपका बेटर होगा 10वें से, 12वां बेटर होगा 11वें से, और ये आप रिपीटेडली हर सब्जेक्ट के लिए जब करेंगे तो आपका धीरे धीरे जो आंसर राइटिंग प्रोफिशिएंसी है वो बढ़ती जाएगी। तो आंसर राइटिंग में सबसे ज़रूरी है सबसे पहले लिखना, वो इनर्शिया को तोड़ना कि आप लिख नहीं रहे हैं, आप लिखिए। उसके बाद आप उसे सेल्फ एनालिसिस करिए, आप ये देखिए कि कहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, और फिर उस इम्प्रूवमेंट को जो आपने रेड पेन से लिखा है, यहाँ मैं ये लिख सकता था, ये लिख सकता था, उसे आप पढ़िए, और फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम उसी तरह के सवाल में उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। इस तरह से आपका पूरा का पूरा आंसर राइटिंग का जो डेली आंसर राइटिंग का साइकिल है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद देखिए एक सवाल है कि 1-2 पेजर नोट्स किस तरह से बनाएं। तो देखिए 1-2 पेजर नोट्स जो होते हैं ये आपको बनाने पड़ेंगे हर एक टॉपिक के लिए पूरे के पूरे सिलेबस में। तो हर टॉपिक, जैसे कि आपने एग्रीकल्चर मान लीजिए, या फिर सिक्योरिटी का एक टॉपिक है नक्सलिज्म। नक्सलिज्म पे आपको 1-2 पेजर नोट्स बनाने हैं, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है। पहले नक्सलिज्म की डेफिनेशन आप लिख लीजिए, फिर एक आप मैप बना लीजिए कि रेड कॉरिडोर कहाँ है, 2013 में कहाँ था, आप कहाँ हैं, उसमें काफ़ी डिफरेंस है क्योंकि अब। उसके बाद में आप ये लिखिए सबसे पहले कि नक्सलिज्म क्यों है, वाई एस्पेक्ट ऑफ नक्सलिज्म, कि क्यों है नक्सलिज्म। उसके आप 4-5 पॉइंट लिख लीजिए अलग अलग डायमेंशन के। सोशो इकोनॉमिक पॉइंट्स लिखिए, इकोनॉमिक पॉइंट्स लिखिए, मतलब सोशली कैसे ट्राइबल अलग है, एलियनेशन किस तरह से है मेन स्ट्रीम सोसाइटी से। उसके आप बाद आप देखिए गवर्नेंस, जैसे कि जो पंचायती एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरियाज एक्ट है, पीसा एक्ट है, एफआरए एक्ट, उनका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से कारण है कि नक्सलवाद बढ़ रहा था एक समय, क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हुआ है। उसके बाद में ये वाई एस्पेक्ट जब आप एड्रेस कर लें मल्टी डायमेंशनली, फिर आप ये देखिए कि गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है। तो गवर्नमेंट का एक जो समाधान करके एक स्ट्रेटजी है वो है, फिर ऑपरेशन कगार अभी चल रहा है ये है।
इसके अलावा गवर्नमेंट वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रही है, LWE टावर प्रोजेक्ट बना रही है। उसके अलावा फोर्सेस को फंड दे रही है, सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन बनाई है इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, ये कर रही है। फिर उसके बाद एनआईए में अलग वर्टिकल है नक्सलवाद के ऊपर, ये आप लिखिए उसमें। इस तरह से ये गवर्नमेंट स्टेप होगा। फिर उसके बाद में क्या है कि इनको आप वे फॉरवर्ड क्या है, किस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आप अलग अलग डायमेंशन से जो आपने वाई एस्पेक्ट है उसी तरह से आप इसका वे फॉरवर्ड भी लिखिए कि सोशल एंगल पे हम क्या कर सकते हैं उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, इकोनॉमिक हम किस तरह से उन्हें बढ़ा सकते हैं, सिक्योरिटी एपरेटस हम किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं कि नक्सलवाद बढ़े ना, इंटेलिजेंस हम किस तरह से गैदर कर सकते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस हो गया, आपकी टेक इंट हो गई। इस तरह से आप डिफरेंट कीवर्ड्स ढूंढिए जो आपको कोई भी बेसिक मटेरियल में मिलेगा, उससे आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए 1-2 पेज के। वे फॉरवर्ड जरूर लिखिए, गवर्नमेंट स्कीम जरूर लिखिए, वैल्यू एडिशन के लिए आप मैप जरूर बनाइए, डेटा आपके पास होना चाहिए कि नक्सलवाद के वजह से देश में कितनी जानें गई 2015 के आसपास और 2015 से अब तक, तो उससे आपको कंपैरेटिव एनालिसिस देने में फायदा होगा। इस तरह से आप कंपैरेटिव एनालिसिस दे रहे हैं तो आप चार्ट भी बना सकते हैं, वहाँ पे एक ग्राफ भी बना सकते हैं कि पिछले 10 साल में इतना डेथ थी, अब इतनी डेथ है। और इस तरह से आप अपने 1-2 पेजर नोट्स बनाइए जिसमें आपके की पॉइंट्स है। अब आप इस तरह के नोट्स जब बनाएंगे तो नक्सलवाद पे मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो आप इस नोट से, इस 2 पेजर नोट से आप लिख पाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको 1-2 पेजर नोट्स बनाना है। फिर एक सवाल है मेंस आंसर राइटिंग स्टार्ट कैसे करें। देखिए, मेंस आंसर राइटिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ये नोट्स बनाने हैं अपने, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको लिखने की कोशिश करना है, चाहे आप किसी तरह का भी आंसर लिखिए, मतलब वो आपको जज नहीं करना है कि आप आंसर अच्छा लिख रहे हैं खराब। फिर उसके बाद आप किसी मॉडल आंसर से आप देख सकते हैं कि क्या उसमें एक्स्ट्रा डालना था। फिर आप सेल्फ एनालिसिस करिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सेल्फ एनालिसिस में क्या 4-5 पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, और फिर इसे इटरेटिवली करते रहिए। आप रोज लिखिए, अगर आप रोज नहीं है तो हफ्ते में 4 दिन लिखिए, ताकि आपका जो टच है, ताकि जो आपका आंसर राइटिंग का स्किल है वो धीरे धीरे अपग्रेड हो, क्योंकि ये स्किल है, ये एक आर्ट है, ये आपको धीरे धीरे इंप्रूव होता है। और अगर आप छोड़ देंगे तो धीरे धीरे आप भूलते भी जाएंगे कि आपने क्या सीखा। तो आप भूले नहीं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिपीट करने की कोशिश करिए, और रेगुलर जितना रहेंगे आंसर राइटिंग में वो आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा। फिर एक है हिंदी मीडियम में कैसे करेंगे सर यूपीएससी, बाकी बताइए ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए। देखिए, हिंदी मीडियम के लिए काफ़ी दूसरे टॉपर हैं जो हिंदी मीडियम से जिन्होंने टॉप किया, आप उनके वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। देखिए, बेसिक स्ट्रेटेजी सेम है। हिंदी मीडियम में कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती है, जैसे कि हिंदी में मैंने ये देखा है कि हैंड राइटिंग थोड़ी स्लो होती है, तो पेपर कंप्लीशन पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। फिर वहाँ पे एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हिंदी मीडियम में आप अगर अच्छा लिखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड होता है। हिंदी मीडियम क्योंकि कम लोग लिखते हैं, यूनिक है, हिंदी में आप ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं क्योंकि हमारी मदर टंग हिंदी है। पोइट्री लिख सकते हैं ऐसे में, कुछ आप हिंदी साहित्य अगर आपका ऑप्शनल है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हिंदी का यूज़ कर सकते हैं जीएस और ऐसे में खासकर आप इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन हिंदी मीडियम में एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपको कॉम्प्रिहेंशन पार्ट जो सीसेट का है उसमें आपको मेहनत एक्स्ट्रा करनी चाहिए ताकि वो कहीं आपका रुके नहीं। मेरा ये चौथा अटेम्प्ट था, और चौथे अटेम्प्ट में मुझे ये रैंक मिली है। हाउ यू इम्प्रूव आंसर राइटिंग सर, व्हाट आर योर रिसोर्सेज। देखिए, आंसर राइटिंग का मैंने बताया कि आप आंसर लिखिए और उसके बाद सेल्फ एनालिसिस करिए। सेल्फ एनालिसिस मैंने इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले अभी बताया था कि उसमें आपको किन पॉइंट्स का ध्यान देना है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। सबसे पहले आपको देखना है कोर जो आपका आंसर राइटिंग का जो कोर पार्ट है, कोर डिमांड वो आपने हिट किया है नहीं। नंबर ऑफ पॉइंट आपने 10 मार्कर में 10 से 12 लिखे हैं नहीं, 15 मार्कर में 15 या 17 पॉइंट लिखे हैं नहीं। डायरेक्टिव वर्ड जो है आपने वो फॉलो किया है या नहीं, एग्जामिन में आपने दोनों पार्ट लिखे हैं या नहीं, क्रिटिकली एग्जामिन में आपने नेगेटिव पार्ट को ज़्यादा हाईलाइट किया है या नहीं, वे फॉरवर्ड आपने लिखा है या नहीं क्रिटिकली एग्जामिन में। इस तरह से आप ये देखिए कि आपने डायरेक्टिव वर्ड फॉलो किया, और फिर फाइनली आप देखिए कि कितना वैल्यू एडिशन आपने किया है और कितना और कर सकते थे। अपने नोट्स को लेकर के बैठिए अपने आंसर के साथ, और फिर रेड पेन से अपने आंसर के बगल में लिखिए कि ये वैल्यू एडिशन पॉइंट भी इस आंसर में आ सकता था जो मैं भूल गया। अगली बार आप जब उस तरह का कोई आंसर लिखेंगे तो वो भी आपको याद आएगा और धीरे धीरे आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव होगी। ठीक है, उसके बाद में PSI ऑप्शनल, हाँ PSI ऑप्शनल अच्छा है। उसके बाद आप पूछ रहे हैं रिसोर्सेज। देखिए, मेंस के रिसोर्सेज जो हैं वो काफ़ी डाइवर्स हैं, मतलब आप कहीं से भी कर सकते हैं। मेंस में रिसोर्सेज से ज़्यादा आप उन रिसोर्सेज को अपने नोट्स में कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं
और उसके बाद अपने नोट्स को इतनी बार पढ़ते हैं कि आपको याद हो जाए। आपको क्वेश्चन पढ़ते ही अगले 10 सेकंड में अपने नोट्स याद आना चाहिए, 20 सेकंड में अपने नोट्स याद आना चाहिए कि आपके नोट्स में क्या वैल्यू एडिशन पॉइंट्स थे जो कि आप इस आंसर में लिखेंगे। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेंस में जितना कि मेरे हिसाब से प्री में। सर फोमो से कैसे बचे, जैसे मल्टीपल रिसोर्सेज पे माइंड जाता है। देखिए, फोमो से बचने का एक तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर कीजिए। अगर आपके नोट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे मेंस हो चाहे प्री हो वो सॉल्व हो रहे हैं तो आपको फोमो लेने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपके उस तरह के सवाल नहीं हो रहे जो किसी से नहीं होंगे तो फिर फोमो या डरने से कोई फायदा नहीं है। आप अपने रिसोर्सेज पे स्टिक कीजिए, आपका उन्हीं से सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने अपने पिछले अटेम्प्ट में और इस अटेम्प्ट में रिसोर्सेज में कोई अंतर नहीं किया। मैंने खाली अपना रिवीजन अच्छा किया, मैंने खाली मेंस में आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस किया, तो धीरे धीरे मेरा स्कोर इंप्रूव हुआ और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो एग्ज़ाम है ये रिसोर्स क्या आप यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है। आप उस रिसोर्स को कितना अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं, कितना अच्छा आप उसे अपने आंसर में यूज़ करते हैं, उसकी कितना यूटिलाइजेशन करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए फोमो वगैरह ये सब से आप बचिए। इसका तरीका ये है कि आप प्रीवियस ईयर पे जाइए, अपने देखिए कितने सॉल्व हो रहे हैं। अगर सॉल्व हो रहे हैं आपसे तो आपको फोमो की कोई ज़रूरत नहीं। इसके अलावा देखिए, मैं अब आपको थोड़ा जीएस के हिसाब से पीवाईक्यू एनालिसिस के लिए देखिए, सिविल्स डेली करके एक कोचिंग है, उसका मेंस में पीवाईक्यू एनालिसिस किया हुआ है उन्होंने, वो काफ़ी अच्छा है, वो आप देख सकते हैं। प्रीलिम्स में मेरे हिसाब से एक मृणाल सर की किताब आती है, अपडेटेड, आप किताब ले लीजिए, उसमें सब्जेक्ट वाइज है, लेकिन जो ईयर वाइज है वो आप प्रिंट करके दीजिएगा। ईयर वाइज पेपर आप यूपीएससी की वेबसाइट से निकालिए, उसे प्रिंट करिए और फिर उसे अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद में ये आप बता दिया मैंने। देखिए, अब मैं नेक्स्ट पार्ट में कुछ 5-7 मिनट में बोलूँगा। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जीएस 1, 2, 3 और 4 में क्या चीज़ करें आंसर राइटिंग में, उस जीएस स्पेसिफिक, तो आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। तो शुरू करता हूँ मैं। जीएस 1 में देखिए, ज्योग्राफी पार्ट में मैप्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप आप बनाइए। इसके अलावा फिजिकल ज्योग्राफी का कोई सवाल है तो उस फिनोमिना का जो ज्योग्राफी एनसीईआरटी में जो डायग्राम है वो आप बनाइए उस आंसर में। ये वैल्यू एडिशन के पॉइंट्स है जो मैं बता रहा हूँ, जो आप कर सकते हैं अपने आंसर में। इसके अलावा सोसाइटी के आंसर्स में आप सोशल जस्टिस के एग्जांपल लिख सकते हैं जीएस 2 के, जो करंट अफेयर में एग्जांपल चल रहे हैं। जैसे कि अगर वुमन पे कोई सवाल है तो वहां पर आपका आरजी कर मेडिकल कॉलेज वाला केस आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जो वुमन डीसी अच्छा काम कर रही हैं वो लिख सकते हैं। वुमन एंटरप्रेन्योर जो अच्छा काम कर रही हैं वो लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपका रीजनलिज्म पे सवाल है तो आप करंट के कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं जो आपने अदर जीएस में पढ़े हैं। तो सोसाइटी का वैल्यू एडिशन जो है वो एग्जांपल, करंट के एग्जांपल, करंट के डेटा, ये आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा सोसाइटी में। फिर आपका जो हिस्ट्री पार्ट है, इसमें आप देखिए कि हिस्ट्री पार्ट में डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई किंगडम पूछ रहा है तो मेरे हिसाब से उसका मैप बना के उस किंगडम का जो एरिया है वो आप मार्क कर देंगे तो आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आर्ट एंड कल्चर में कोई आर्ट पूछ रहा है, आर्किटेक्चर पूछ रहा है, तो उसमें आप ऑलरेडी पहले से प्री प्रिपेयर्ड आपके जो डायग्राम्स है वो बनाइए आर्ट एंड कल्चर के हर एक सब्जेक्ट के। जैसे आईवीसी का आप 3-4 तरीके के डायग्राम बना लीजिए, उनका जो सिटी का स्ट्रक्चर है वो, पॉटरी उनकी, वो कॉइन्स उनके। फिर उसी तरह से आप मौर्यन बना लीजिए, उनके वो जो स्कल्पचर्स हैं वो बना लीजिए, उनके डायग्राम्स बना लीजिए। और इसको आप अपने आंसर में टेस्ट सीरीज से ही प्रैक्टिस करिए बनाने का, तो आपको फाइनल एग्जाम में हेल्प होगी। इसके अलावा जीएस 1 में मैंने ये देखा है कि अगर आप कंक्लूजन में, अगर आपका कंक्लूजन में ज्योग्राफी के कंक्लूजन में आप एसडीजी लिख रहे हैं वो आपका हेल्प करेगा। इन्वायरमेंट का कोई कन्वेंशन लिख दे रहे हैं तो वो आपका हेल्प करेगा। तो मतलब आप मल्टी डायमेंशनली सोचिए उस सवाल के बारे में, और यूनिक इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आप लिखेंगे तो आपको जीएस में काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे। मैंने ये किया था, इस साल मेरे करीब 430 नंबर हैं जीएस में, जो कि एक डिसेंट स्कोर है। इसके अलावा नोबल जो विजेता हैं, नोबल लॉरेट्स हैं जो हैं, अगर उनका कोई काम है, जैसे कि मैं फिर से वुमन का एग्जांपल लेता हूँ, तो क्लॉडिया गोल्डन नोबल लॉरेट हैं, उन्होंने वुमन पे काम किया, उन्हें नोबल मिला। उनके काम का आप जिक्र कर सकते हैं इंट्रो में या कंक्लूजन में कहीं पे सोसाइटी के सवाल में। उसे आप ये मत सोचिए कि ये मैं जीएस 2 में ही लिखूंगा, जीएस 1 में नहीं लिखूंगा। आप जीएस 1 में ही करिए अपने आंसर को यूनिक बनाने के लिए, या आप जीएस 1 में टोटल वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। इसके अलावा जीएस 2 में देखिए, पॉलिटी में
आप ये कर सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स लिखिए। अगर आप कोई एक्ट लिख रहे हैं तो एक्ट के साथ साथ आप उसका सेक्शन भी लिखिए, तो उससे आपकी डेप्थ पता चलती है और उससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। इसके अलावा पॉलिटी में वैल्यू एडिशन करने के लिए आप जजमेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और रीसेंट जजमेंट का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, अपडेटेड जजमेंट्स का, उतना ज़्यादा आपका आंसर का इम्पैक्ट पड़ेगा। और पॉलिटी में एनालिसिस पार्ट बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से नंबर ऑफ पॉइंट से ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए। क्या कोर डिमांड आपने एड्रेस करी है? क्या आप, भले ही आपका जो पॉइंट है वो 2 से 3 लाइन का हो, लेकिन आप उसे अच्छे से कॉन्टेक्चुअलाइज़ करके लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस आपकी पावर वहाँ पे शो करिए, तभी आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा आईआर में जो अलग-अलग स्कॉलर्स हैं, जैसे कि आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते होंगे, वहाँ पे हर हफ्ते वेडनेसडे को राजा मंडला करके एक आर्टिकल आता है, सी राजा मोहन सर का। तो वो अलग हफ्ते में अलग टॉपिक्स पे अपना कुछ व्यू पॉइंट देते हैं, उनकी आप कोई लिस्ट बना लीजिए। इसके अलावा द हिंदू में सुहासिनी हैदर जी लिखती हैं, उनका आप कुछ बना लीजिए। फिर उसके बाद में ओआरएफ करके एक है प्लेटफॉर्म, वहाँ पर कई एक्सपर्ट्स हैं जो कि ओपिनियन देते हैं। तो इन एक्सपर्ट्स के नाम और उनके कंट्री वाइज, टॉपिक वाइज ओपिनियन आप लिख लीजिए और इसे आप यूज़ करिए अपने आंसर में। आईआर के आईआर के आंसर में और एक चीज़ आप कर सकते हैं कि आप मैप बनाइए, वर्ल्ड मैप बनाने की कोशिश करिए। जैसे क्वाड बना रहे हैं तो आप वर्ल्ड मैप बना के उन चारों कंट्रीज़ को क्वाड के फॉर्म में जॉइन कर दीजिए और फिर आप लेबल कर दीजिए कि क्वाड कंट्रीज़। तो ये आपका वैल्यू एडिशन आईआर में होगा। इसके अलावा सोशल जस्टिस में मैंने जैसे बताया कि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ग्राफ आप बनाइए। इसके अलावा जो आपके नोबल लॉरेट्स है, एसडीजी हैं, इनको यूज़ करिए इंट्रो कंक्लूजन में, ये आपका वैल्यू एडिशन है। इसके अलावा गवर्नेंस में एक बेटर इंडिया करके वेबसाइट है, लिख लीजिए इस वेबसाइट का नाम अगर आपको लिखना है तो। बेटर इंडिया में हर साल कई ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्हें वहाँ पे रिकॉग्निशन मिलता है, जो अपने डिस्ट्रिक्ट में अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनको आप, उनकी आप एक लिस्ट बनाइए और गवर्नेंस में उन एग्जाम्पल्स को लिखिए, और यही एग्जाम्पल आपके एथिक्स में भी काम आ जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा सोर्स है, यूनिक एग्जाम्पल्स आपको मिलते हैं, इससे आप अपना आंसर को एनरिच कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नेंस में भी आपको प्रीएम्बल के जो बेसिक जो आपके आइडियल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसका यूज़ करना है इंट्रो और कंक्लूजन में, क्योंकि गवर्नेंस जो है वो काफ़ी हद तक कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक है, क्योंकि गवर्नेंस एक तरीका है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स तक पहुंचने के लिए। तो गवर्नेंस का कोई भी सवाल है, अगर उसके कंक्लूजन में आप सोशल जस्टिस, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, उसके अलावा जस्टिस, इस तरह के जो कीवर्ड्स जो प्रीएम्बल में वो लिखेंगे कंक्लूजन में, या फिर आपके जो कीवर्ड्स है जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में आजकल आ रहे हैं, जैसे कि सबका साथ सबका विकास, या फिर विकसित भारत 2047, या फिर जो 4 इंजन ऑफ ग्रोथ है, या बजट में जो दिखाता है कि सप्तऋषि इन बजट, इस तरह के जो आपके कीवर्ड्स हैं जो आपके लगातार गवर्नमेंट देती रहती है अपने अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में, गवर्नेंस के कंक्लूजन में आप इसे यूज़ करिए। इससे ये दिखाएगा कि आपका जो गवर्नेंस का आंसर है वो ब्रॉड बनेगा, मिशन ओरिएंटेड आंसर आपका दिखेगा कि हम ये सब कर इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें विकसित भारत बनाना है। तो इस तरह का आप अप्रोच अपने गवर्नेंस में वैल्यू एडिशन में रख सकते हैं। इसके बाद में हम GS3 पे आते हैं। तो GS3 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स लिखें। हर एक पॉइंट में लगभग एक डेटा पॉइंट या एक फैक्ट लिखिए, खासकर इकोनॉमी में। उसके अलावा आप ग्राफ बनाइए। बजट के ग्राफ आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इकोनॉमी में, बजट का डेटा यूज़ कर सकते हैं, सर्वे का डेटा आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें रिपोर्ट्स, स्कॉलर के नाम, डेटा, जैसे कि मैंने बताया, ये सब आपका वैल्यू एडिशन का कोर है। इवन मैं ये कहूँगा कि मेरे इसमें 95 नंबर आए, मैंने पिछले 2 साल में इतना अच्छा स्कोर नहीं किया था, इस साल मेरे ठीक नंबर आए हैं। तो मैं जो सबसे बड़ा डिफरेंस देख पा रहा हूँ ये है कि आपको GS3 में डेटा रिपोर्ट्स को वैल्यू एडिशन की तरह नहीं देखना है, इसे आपको आंसर के एसेंशियल की तरह देखना है कि आपका कोर पार्ट ऑफ आंसर यही है, तभी आपके नंबर ऑफ डेटा एक आंसर में बढ़ेंगे। अगर आपका जो कंटेंट डेंसिटी है GS3 में वो ज़्यादा है तो आपके नंबर ज़्यादा आएंगे, श्योर है। इसके अलावा जैसे एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब में आप केस स्टडीज प्रिपेयर करिए। डिजास्टर मैनेजमेंट में आसाम की जो केस स्टडी है, मान लीजिए फ्लड की, वो आप यूज़ करिए। इसी तरह अगर आप एग्रीकल्चर में देखें तो यहाँ पर महाराष्ट्र में लो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स की एक केस स्टडी है, ये आप देख सकते हैं। CSR के थ्रू यहाँ पे डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम किया है महाराष्ट्र में, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से आप केस स्टडी को इकट्ठा करिए और इसे आप अपने आंसर्स में लिखिए, ये आपका वैल्यू एडिशन का काम करेगा। इसके बाद आप यहाँ पर SDG लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके कंक्लूजन्स में आप SDG लिखिए, जो
इन्वायरमेंट के जो गोल्स हैं, मान लीजिए इन्वायरमेंट का जो इंटरनेशनल गोल्स हैं वो लिखिए, कन्वेंशन लिखिए, पेरिस कन्वेंशन लिखिए, इस तरह से इंडिया का एनडीसी लिखिए इंट्रो या कंक्लूजन में या वैल्यू एडिशन में। इस तरह की चीज़ें आपको हेल्प करेंगे जीएस 3 में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जीएस 3 में है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स आप ज़्यादा लिखें। जीएस 4 में जो आपके मार्क्स बढ़ाने की टेक्निक है वो ये है कि आप यूनिक एग्जाम्पल लिखिए। क्योंकि देखिए, एक बार अगर आप जीएस 4 में अगर आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, आपको चीज़ें समझ में आ गई, तो आप आंसर तो लिख लेंगे, लेकिन मार्क्स आपके तब आएंगे जब आपके एग्जाम्पल यूनिक है। कोशिश करिए कि जो बहुत रिपीटेड एग्जाम्पल है, जैसे कि अ, जैसे कि अशोक खेमका जी का एग्जाम्पल बहुत लोग लिखते हैं एथिक्स में, तो आप वो एग्जाम्पल मत लिखिए, क्योंकि उससे आपका यूनिकनेस खत्म हो रही है आपके आंसर की। आप नए एग्जाम्पल ढूंढिए, जिसका मैंने आपको सोर्स बताया, betterindia.com करके एक वेबसाइट है। इसके अलावा आप गूगल भी कर सकते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस का सिविल सर्वेंट्स का अवार्ड होता है हर साल, वो भी आप लिख सकते हैं। ऐसे आप अगर यूनिक 20 से 30 एग्जाम्पल भी आप ले लें, और अगर आप उसमें से 10-12 भी यूज़ कर लेंगे अपने आंसर में, तो वो आपका एथिक्स के मार्क्स को 10-12 नंबर से बढ़ा देगा। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो आप वैल्यू एडिशन के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मेंस और जीएस का स्पेसिफिकली मैंने आंसर राइटिंग का भी बता दिया, उसके अलावा मैंने बता दिया वैल्यू एडिशन में क्या क्या आप सब्जेक्ट वाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिए, और मेरे हिसाब से मेरे तरफ से ये सेशन जो है इसमें मुझे जो जो बताना था वो मैं बता चुका हूँ। देखिए, रिकॉलिंग के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। एक तो होता है एक्टिव रिकॉल, कि जैसे आपने जो भी कुछ पढ़ा दिन भर में, आप कुछ घंटे बाद अपनी रिसोर्सेज को बंद कर दीजिए, एक रफ कॉपी लीजिए और उसके बाद उसमें एक लिखना शुरू करिए रफली कि क्या क्या आपने पढ़ा और कितना आपको याद है। एक तो तरीका ये है। इसके अलावा ये है कि जब आप फर्स्ट रिवीजन करें, तो रिवीजन करने से पहले आप एक बार ज़रूर आंख बंद करके याद करने की कोशिश करिए कि पिछली बार जो मैंने पढ़ा था शायद 1 महीने पहले, उसमें से मुझे कितना याद है, और जितना याद है उसे आप कर्सरी रीडिंग करिए। जो जो चीज़ नहीं याद आ रही है उस पे आप ज़्यादा फोकस करिए इस बार रिवीजन में। तो अगली बार आप देखेंगे कि आपको ये वाली चीज़ें जल्दी याद आएंगी जो आपने अभी रिवाइज करी है, और पिछली वाली भी याद रहेंगी क्योंकि आपको वो तो पहले से याद है, वो आपकी मेमोरी में। तो धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि पूरी की पूरी किताब आप धीरे धीरे याद कर लेंगे, पूरे पूरे टॉपिक्स आप धीरे धीरे याद कर लेंगे। इसके अलावा मैंने एक और चीज़ बताई थी कि रात में आप सोने से पहले एक बार पूरे दिन में आपने जो जो पढ़ा है, एटलीस्ट इंडेक्स ऑफ दैट, कि जैसे मैंने इकोनॉमिक्स में ये टॉपिक पढ़े, डिटेल में मत जाइए, केवल उसके स्टार्टिंग पॉइंट कि आपका जो हेडिंग है उतना आप अगर याद कर पा रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आपका जो मेमोरी है उसमें वो सेव्ड है। तो ऐसे धीरे धीरे करके आपकी जो रिकॉल पावर है वो धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन ये चीज़ आपको लगातार बेसिस पे करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद एक सवाल है, सर अनुभव में 78 आ रहे हैं, 3 रिवीजन हो जाएगा क्या प्रीलिम्स? देखिए, इसके मार्क्स से ना प्रीलिम्स के मार्क्स का कोई लेना देना नहीं है। ये मतलब आपको लगेगा कि शायद मैं ये सही नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस कर लेंगे इस एग्ज़ाम का, तो देखिए ये जो है ये मॉक टेस्ट, ये काफ़ी अलग होते हैं यूपीएससी के पेपर से। ये इनका बनाने का पैटर्न जो होता है वो यूपीएससी के पैटर्न से अलग है। यहाँ पे इनका जो पर्पस है वो ये है कि आप ज़्यादा पढ़ाई करें, ताकि इसीलिए आपके कम मार्क्स आएँ, ये वो इंश्योर करते हैं। फिर मतलब उसमें आपका छोटी-छोटी चीज़ों में आपके जो स्टेटमेंट है उनमें छोटी-छोटी मिस्टेक करके आपके आंसर गलत करवाएँगे वो। ये चीज़ यूपीएससी में नहीं होती। इसके अलावा यूपीएससी में जो पीवाईक्यू करने के बाद जो आप लॉजिकल एलिमिनेशन सीखेंगे, वो यहाँ पे काम नहीं करेगी। क्योंकि यहाँ पर जो मैंने बताया ना, यहाँ पर जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, उनका माइंडसेट अलग है यूपीएससी से। तो इसके मार्क्स को आप बहुत दिल पे मत लीजिए, इसकी यूटिलिटी आप समझिए। इसकी यूटिलिटी ये है कि आप 2 घंटे में पेपर कर रहे हैं कि नहीं, आप बबल भरने में कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा आप 3 इटरेशन कर पा रहे हैं कि नहीं, या 2 इटरेशन कर पा रहे हैं कि नहीं। इसकी इटरेशन इतनी ही है, इसकी यूटिलिटी इतनी ही है इन मॉक टेस्ट की। इनके मार्क्स पे आप बहुत ज़्यादा फोकस ना करिए। 78 तो बहुत अच्छे नंबर है, मेरे तो कई बार 60 आते थे, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा फोकस आप मत करिए। इसके अलावा सर, हाँ, एक आपने पूछा था पहले भी ये सवाल, तो मैंने इसे आंसर दे दिया है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एनालिटिकल माइंडसेट किस तरह से अप्लाई करना है, कैसे सीखना है। देखिए, सबसे पहले आप एनालिटिकल माइंडसेट से पहले आप इसके प्री रिक्विजिट समझिए। एनालिटिकल माइंडसेट क्या है? कोई भी आंसर को, कोई भी टॉपिक को मल्टी डायमेंशनली सोचने में आपको क्या ज़रूरत है? आप
आपके दिमाग में पहले से क्या चीज़ स्टोर होनी चाहिए? आपके दिमाग में ये स्टोर होना चाहिए कि सोसाइटी में, देश दुनिया में अलग-अलग क्या डायमेंशंस हैं। वो सारे डायमेंशन आपके जीएस के सिलेबस में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सोसाइटी है, पॉलिटी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल या लॉ या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स या फिर लॉ ऑफ द लैंड कुल मिला के कह लें, या सोशल जस्टिस है। मतलब सोशल जस्टिस में आप देखिए वुमन है, ट्राइबल हैं, माइनॉरिटी हैं, इस तरह के अलग-अलग स्टेक होल्डर्स हैं। आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशन पे कोई किसी चीज़ का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो कुल मिला के एनालिटिकल एबिलिटी ये है कि कोई भी टॉपिक का इन सारे पहलुओं पे, इन सारे डायमेंशंस पे क्या-क्या इम्पैक्ट है, अगर आप में ये सोचने की क्षमता है, तो आप में एनालिटिकल एबिलिटी है। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ, जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इंडिया में एग्रीकल्चर इंडिया में जो होता है, उसका इम्पैक्ट मल्टी डायमेंशनली क्या है और कैसे वो इन जीएस के सिलेबस से लिंक्ड है, मैं एक बार वो आपको करके दिखाने की कोशिश करूँगा और फिर आप ये ट्राई करना फिर खुद से हर एक टॉपिक पे। इससे धीरे-धीरे आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, एनालिटिकल एबिलिटी बढ़ेगी, यही है बस और कुछ नहीं। एग्रीकल्चर पे ज्योग्राफी का इम्पैक्ट है। गंगेटिक प्लेन्स में सबसे ज़्यादा बढ़िया एग्रीकल्चर होता है, फर्टाइल लैंड है वहाँ पे, सॉइल वहाँ पे एलुवियल सॉइल है, ठीक है? फिर उसके बाद मानसून एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, ये एक लिंक है। फिर हम आते हैं सोसाइटी पर। हमारे यहाँ 45% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो सोसाइटी पे एग्रीकल्चर का इम्पैक्ट कैसे नहीं होगा। हमारी डायरेक्टली इनकम उस पर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे। तो सोसाइटी में आप एक तरह से और देखें तो सोसाइटी के जो फेस्टिवल्स हैं वो भी एग्रीकल्चर से लिंक्ड है। सोइंग सीजन में आपके फेस्टिवल होते हैं, हार्वेस्टिंग सीजन में फेस्टिवल होते हैं। उसके बाद में आप ये देखिए कि सोसाइटी में एक और चीज़ होती है, क्यूजीन, खाने की। एग्रीकल्चर में जो जहाँ पे प्रोड्यूस होता है, साउथ में हम चावल ज़्यादा खाते हैं, क्यूजीन में चावल वहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, साउथ में हमारा ब्रेड या व्हीट ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो ये सोसाइटी हो गई। फिर इसके अलावा हिस्ट्री, एग्रीकल्चर में जैसे कि टोबैको है फॉर एग्जांपल, या शुगर केन है या इंडिगो, इनकी खेती हमारी हिस्ट्री से लिंक्ड है। जो कैश क्रॉप्स हैं वो ब्रिटिशर्स ने ज़्यादातर आके इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा आप पॉलिटी पे चले आइए या कॉन्स्टिट्यूशन पे चले आइए, तो एग्रीकल्चर और कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली कोई लिंक मुझे नहीं दिख रहा, तो चलिए इसको छोड़ देते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन में जब तक हमारा इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं था एग्रीकल्चर में, तब तक हमारी जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी थी वो भी काम की नहीं थी। हमें पीएल 480 करके स्कीम थी, यूएस उससे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है यही स्कीम थी पीएल 480, उससे उस स्कीम के थ्रू वो हमें अनाज भेजता था, तो हम एक तरह से उन पे डिपेंडेंट थे। तो हम कई जगह पे स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी फॉलो नहीं कर पाएंगे। ये आईआर से लिंक हो गया। सोशल जस्टिस से लिंक कैसे है कि वुमनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है, क्योंकि माइग्रेशन हो रहा है बाहर की ओर। जो मेन है वो बाहर की ओर जाके नौकरी कर रहे हैं, तो जो गांव में महिलाएं बची हैं वो एग्रीकल्चर पे ध्यान दे रही हैं, वो एग्रीकल्चर कर रही हैं। ये चीज़ आप नोटिस करेंगे। फिर इकोनॉमी का तो पार्ट ही है ये। इकोनॉमी में जीडीपी का 17-18% ऑफ द पार्ट एग्रीकल्चर है, यहाँ से लिंक हो गया। एथिक्स में मान लीजिए थोड़ा फार फेस्ड है, लेकिन लिंक आप कर सकते हैं कि क्या ग्रीन रिवॉल्यूशन और एथिक्स का कुछ लेना देना है। एनवायरमेंटल एथिक्स और ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्या ह्यूमन सेंट्रिक सोच नहीं है ये? ग्रीन रिवॉल्यूशन से फर्टिलाइजर यूज करके हम अपने लिए खाना बना रहे हैं, लेकिन इन्वायरमेंट को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो यही तो मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग है, यही तो एनालिटिकल माइंडसेट आपको चाहिए। तो इस तरह से जो प्री रिक्विजिट है वो आपका सिलेबस है। सिलेबस से आप हर एक सिलेबस के पॉइंट से दूसरे पॉइंट को लिंक करने की जब आप में क्षमता हो जाएगी, तो आप एनालिटिकल माइंडसेट के आप हो जाएंगे। तो यही है कुल मिला के एनालिटिकल माइंडसेट का। ये मेरे हिसाब से दूसरी बार ये सवाल पूछा था विशाल ने, तो मैंने इसका आंसर दे दिया। आई एम गोइंग टू 11, आई वांट टू परस्यू सिविल सर्विसेज, इन व्हाट टू स्ट्रीम शुड आई गो फॉर। देखिए, मैं कहूँगा कि जो सिविल सर्विसेज है ना, ये ग्रेजुएशन के बाद ही आप सोचिएगा। आप ग्रेजुएशन के साल और 11th-12th आप अभी से इसके बारे में इतना मत सोचिए। इतनी ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत इसमें नहीं है कि आप 6 साल पहले से आप इसमें प्रिपेयर करें, या 6 साल पहले से आप इसी तरह से प्लान करें कि आपको इसमें क्या ऑप्शनल लेना है, उस हिसाब से आप 11th-12th चूज़ करें। आपका जिसमें इंटरेस्ट है वो करिए। हो सकता है आपका 3-4 साल बाद कॉर्पोरेट में इंटरेस्ट हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना हो आपको, तो अभी से इस पे ध्यान मत दीजिए। अभी आप
की एज काफ़ी कम है, तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए, खेलिए कूदिए, और फिर आज से 5 साल बाद इस पे डिसीजन लीजिएगा। हाँ, देखिए ये अच्छा स्ट्रैटेजी है कि आपने पीवाईक्यू वाइज़ शॉर्ट नोट्स बना लिया है डायग्राम के साथ, लेकिन इसे इनफ कभी मत मानिए, क्योंकि ऑप्शनल ऐसी चीज़ है कि इसमें लोग बहुत मेहनत करते हैं और 300 मार्क्स लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इसमें मेहनत लगती है। तो आप इसे करते रहिए। आप इन डायग्राम के साथ टॉपर्स की कोई कॉपीज़ देखिए, उनमें से कुछ आप निकाल सकते हैं, उसे निकालिए। फिर इन्हें याद करने की कोशिश करिए, इन चीज़ों को अप्लाई करिए पीवाईक्यू लिखने में। तो ऐसे धीरे-धीरे आपका इटरेटिवली आपके आंसर्स इंप्रूव होंगे और आप एक्सीलेंस के तरफ जाएँगे। फिर उसके बाद में सीसैट हाउ टू कवर मैंने ये इस सेशन के शुरू में बता दिया है, तो आप एक बार वो देख लीजिएगा। फिर मेंस के पहले टोटल कितने आंसर लिखे थे आपने? आपने कोई मेंटरशिप ली थी क्या? इफ यस, कहाँ से? देखिए, मेंस के पहले आंसर्स मैंने डेली आंसर लगभग 8-10 आंसर मैं डेली लिखता था। तो 500 आंसर मैंने इस तरह से लिख लिए होंगे, और करीब मैंने 500 तो नहीं, लेकिन जी ऑप्शनल में मैंने लगभग 100-150 आंसर लिखे होंगे ऐसे। और फिर उसके बाद हर एक सब्जेक्ट के 200 आप मान लीजिए कि 2-2 एफएलटी मैंने हर एक जीएस के दिए थे, और ऑप्शनल के मैंने 8 एफएलटी दिए थे। तो इस तरह से आप देख लीजिए, इसको आप नंबर के तौर पे मत देखिए। देखिए, क्वांटिटेटिव नहीं है ये काफ़ी क्वालिटेटिव चीज़ है। कुछ लोग आंसर राइटिंग को पहले 50 आंसर में ही पकड़ लेते हैं, तो उनको बहुत आंसर लिखने का नीड नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे तरह हैं, आपने 3 मेंस जैसे आप लिखेंगे, तो आप नंबर ऑफ आंसर पे ज़्यादा फोकस मत करिए। आप देखिए आपकी क्वालिटी किस तरह से इटरेटिवली इम्प्रूव हो रही है, और उस पे आप और क्या बेटर कर सकते हैं, इस पे आप फोकस करिए। और मेंटरशिप, देखिए मेंटरशिप मैंने नहीं ली थी, और देखिए मेंटरशिप पे सबके अपने विचार हैं। मुझे लगता है कि अगर आपके दोस्त हैं, पीयर्स हैं जो कि ऑलरेडी इस एग्ज़ाम में अच्छा कर रहे हैं, तो फिर आपको मेंटर्स की ज़रूरत नहीं है। मैं जिस कॉलेज से आता हूँ, आईआईटी पटना, वहाँ से पहले से मेरे सीनियर्स थे जो कि इसमें क्वालिफ़ाई कर चुके हैं, और मैं उनके डायरेक्टली टच में था। तो टीचर्स थे जिनके मैंने कोर्सेज़ लिए, जिनकी मैंने हेल्प ली। तो लेकिन जो फुल फ्लेजेड मेंटरशिप जिस तरह से आप पूछ रहे हैं, उस तरह से मैंने नहीं। हाउ टू राइट फिलोसॉफिकल एसे। देखिए, फिलोसॉफिकल एसे जो है, उसे आप सबसे पहले आप मैप करिए कि ये सिलेबस के किस पार्ट के कंटेंट आप इसमें लिख सकते हैं। तो आप ये पाएंगे कि जो फिलोसॉफिकल एसे होते हैं, उसमें कई थीम्स होती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वो थीम्स 20 हैं। अगर आप पीवाईक्यू सारे एनालाइज करेंगे तो 20 तरह की थीम है। जैसे करेज एक थीम है, हैप्पीनेस एक थीम है, वॉर अब नया-नया एक थीम है। इस तरह से और भी कुछ है, मुझे याद अभी नहीं आ रही है, लेकिन जो ये सब थीम है, आपके एथिक्स में कवर्ड है। तो एथिक्स का कंटेंट आप वहाँ लिखिए। उसके अलावा आपके एसे को मल्टी डायमेंशनल बनाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप जीएस के सभी सब्जेक्ट से आप इसमें एग्जांपल लिखिए। और फिलोसॉफिकल एसे को जितना अच्छे से आप हर पार्ट एड्रेस करेंगे, जैसे कि स्टेटमेंट है कि देयर इज नो पार्ट टू हैप्पीनेस, शायद ये यही था ये स्टेटमेंट पिछले साल जो आया था। तो इसमें पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा हैप्पीनेस आपके लिए क्या है। फिर आपको डिफाइन करना पड़ेगा, इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि देयर इज नो पार्ट टू हैप्पीनेस। इसका मतलब क्या आप समझते हैं? इसका मतलब ये है कि पाथ खुद में ही हैप्पीनेस है ना? इसका मतलब ये है कि जो चीज़ आप कर रहे हैं, आपको उस एंड गोल से ज़्यादा इस जर्नी में एंजॉय करते हुए चलना चाहिए, यही हुआ। उसके बाद में इसे आप और मल्टी डायमेंशनली जस्टिफाई करिए, अलग-अलग डायमेंशन, अलग-अलग सब्जेक्ट से आप इसमें एग्जांपल डालिए। फिर उसके बाद आता है पार्ट इसका काउंटर आर्गुमेंट का। काउंटर आर्गुमेंट मतलब आप कई-कई जगह पर तो इससे आप डिफर भी कर सकते हैं ना। हर बार ये पॉसिबल नहीं है कि आपका पाथ ही हैप्पीनेस हो और देयर इज़ नो पाथ टू हैप्पीनेस, देयर इज़ अ पाथ टू हैप्पीनेस। अगर आप हेल्दी लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं, तो हेल्दी लाइफ़स्टाइल जी करके अगर आपकी एंड गोल है कि मैं 80 साल जीऊँ, अगर आप 80 साल तक जियोगे, तो आपका एंड गोल आपकी हैप्पीनेस है। आपने दोनों चीज़ हुई ना, आप एंड गोल में भी आप हैप्पी हो रहे हो, और आपका जो पार्ट टू हैप्पीनेस है, हेल्दी लाइफ़स्टाइल, हो सकता है वो पेनफुल हो, वो आपको हैप्पी ना लगती हो, लेकिन एंड गोल आपका हैप्पी है। तो इसलिए ये काउंटर आर्गुमेंट भी हो गया। फिर उसके बाद इन दोनों का सिंथेसिस एक लिखना होता है। सिंथेसिस का मतलब ये है कि दोनों एक-एक जगह सही है। जो स्टेटमेंट आपका एसे में है वो भी सही है, जो आपने काउंटर आर्गुमेंट दिया वो भी सही है। उसका आप एक समरी बनाइए लास्ट में 1 आध पेज की,
जिससे कि कंक्लूड करने से पहले आपका इस पूरे ऐसे पर जो आइडिया है वो आपका आ जाए, और फिर इस तरह से आप कंक्लूजन पे जाइए। कंक्लूजन में आप कोशिश करिए कि आप इंट्रो से किस तरह उसे लिंक करें और फिर एंड कर दीजिए। तो ये इस तरह से आप फिलोसफिकल ऐसे लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा टॉपर कॉपीज को पढ़ने की कोशिश करिए, कैसे वो फिलोसफिकल टॉपिक को तोड़ करके उसको ब्रेक डाउन करके एक स्ट्रक्चर बनाते थे। और ज़्यादातर टॉपर एक ही तरह के स्ट्रक्चर कई बार हर तरह के ऐसे में यूज़ करते हैं। तो वो एक तरह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड मेथड है फिलोसफिकल टॉपिक पे ऐसे लिखने के लिए। तो आप इस तरह से करने की कोशिश करिए। फिर उसके बाद में अपनी डेली टारगेट्स बनाने की क्या सही स्ट्रेटेजी है? देखिए, डेली टारगेट बनाने की स्ट्रेटेजी ये है कि आप देखिए कि आपको कब तक क्या करना है। जैसे आप अगर इस साल का प्री दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 21 मार्च अभी है। अगर आप अभी प्रिपेयर, जैसे मैं अभी प्रिपेयर करना शुरू करूँगा, क्योंकि मेरा अभी रिजल्ट आया और मेरा इंटरव्यू लास्ट में था, तो मैं अभी प्रिपेयर करना शुरू करूँगा। तो मैं 1 महीने तक सोचूंगा कि मेरा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। फिर उसके 15 दिन बाद मैं सोचूंगा मेरा एक रिवीजन कैसे होगा। फिर 10 दिन में सोचूंगा दूसरा रिवीजन कैसे कंप्लीट होगा। तो मेरे टारगेट सेट हो जाएंगे। इस हिसाब से मैं पहले मंथली टारगेट मैंने सेट कर लिया, फिर उसके बाद मैं उसे वीकली में तोड़ूंगा कि एक हफ्ते में मैं कितने सब्जेक्ट करूंगा, फिर डेली में तोड़ूंगा कि आज के दिन में क्या करूंगा। और इस तरह से आप एक कंप्यूटर में कैलेंडर में या फिर कोई ऐप भी आते हैं प्लानिंग वाले, उसमें आप पर डे का टारगेट लिखिए और उसे स्ट्रक करते जाइए हर दिन। देखिए आप कितने ज़्यादा टारगेट स्ट्रक कर पा रहे हैं, और इस तरह से आपका जो डेली टारगेट है वो भी बन जाएगा। और फिर बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे क्या प्री के लिए इंपॉर्टेंट है? देखिए, इकोनॉमिक सर्वे तो नहीं है प्री के लिए इंपॉर्टेंट, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। बजट में जो ट्रेंड्स हैं, ग्राफ्स हैं, फिजिकल डेफिसिट क्या लगातार कितने साल से घट रहा है, अभी फिजिकल डेफिसिट क्या है, फिर उसके बाद बजट का जो स्टैटिक पार्ट है, जैसे पिछले साल सवाल आ गया था फिजिकल डेफिसिट को कैलकुलेट ही करा दिया था उन्होंने। तो इस तरह की चीजें आपकी बजट में इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपका है, सर आई डोंट हैव एनीथिंग टू राइट इन डेफ अपार्ट फ्रॉम हॉबीज, हाउ मच मार्क्स आई विल लूज? कुछ मार्क्स लूज आप नहीं करोगे। ये डेफ आपका भराया जाता है ताकि आपसे बात करने के लिए उनके पास कुछ विषय हो। जैसे मेरे डेफ में अगर क्रिकेट है और उन 5 मेंबर्स में से कोई एक मेंबर क्रिकेट पे इंटरेस्टेड है, तो वो मुझसे क्रिकेट पे बात करेगा 5 मिनट। और उससे ये डिपेंड नहीं करता कि मैं कितना फैक्चुअल आंसर उन्हें दे रहा हूँ क्रिकेट पर। मेरा इंटरेस्ट है क्रिकेट पे, मैं उसमें क्या क्वालिटीज देखता हूँ किसी बैट्समैन में, किसी बॉलर में, ओवरऑल गेम मुझे क्यों पसंद है, उसके मेरे क्या कारण है, उससे मेरी पर्सनैलिटी दिखती है उन्हें। और वो पर्सनैलिटी चेक कर रहे हैं आपकी, कि आप पर्सनैलिटी आपकी क्या सिविल सर्वेंट बनने लायक है, क्या आपकी थिंकिंग में उतनी डेप्थ है, क्या आप उतनी इंटीग्रिटी से जवाब दे पा रहे हैं। तो डेफ में कुछ होना या ना होना बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। डिपेंड ये करता है कि जो भी आपसे पूछा आप कितना अच्छा जवाब देते हैं। हाँ, ये है कि अगर आपकी डेफ में एंट्री कम है, तो हो सकता है आपका इंटरव्यू जो है वो करंट साइड पे ज़्यादा हो, क्योंकि उनके पास एट द आउटसेट डेफ पढ़ते ही कुछ दिमाग में उनके नहीं आ रहा, तो वो कोई आज या कल के न्यूज़पेपर से जो भी आया होगा उससे कुछ पूछने की कोशिश करेंगे। तो आपको करंट पे ज़्यादा ध्यान देना है, मार्क्स पे उसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं। सर 120 क्वेश्चन लिखे हैं टोटल सारथी आईएएस से, नाउ हाउ मच शुड आई? भाई इसकी कोई लिमिट नहीं है अमन। आप आखिरी दिन तक, अगर आपका परसों मेंस है तो मैं कहता हूँ आज तक आप लिखिए आंसर। कल आप रेस्ट कर लीजिए कि आपको परसों से 3 दिन मेंस लिखना है, कल आपके हैंड को रेस्ट दे दीजिए, आज तक लिखिए आप। इसका कोई लिमिट नहीं है, जितना आप लिखेंगे उतना आप बेटर होते जाएंगे। इस प्रेप में एक सेकंड, ये मैं इस प्रेप में सोसाइटल प्रेशर एंड पेन को मैनेज कैसे करें? देखिए ऐसा है कि सबसे पहले आप खुद मैच्योर होइए। आप ये सोचिए कि आपने ही सब्सक्राइब किया है इस एग्जाम में लिखने के लिए ना, आपका डिसीजन है ये। तो आप इस डिसीजन को कितना अच्छा जस्टिफाई करते हैं वो आपके एफर्ट्स पर डिपेंड करता है। अगर आप ये एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो सोसाइटल प्रेशर और पेन ये सब आप भूल जाएंगे। सोसाइटी आपको बहुत ज़्यादा प्रेज करेगी। इसमें लक का भी एक फैक्टर है, लेकिन ज़्यादातर जो फैक्टर है वो आपके एफर्ट्स का है। आपको एक लेवल तक तैयारी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपका लक साथ देगा, तब आपको होगा। तो इस चीज़ों से आप नेगेटिव पीपल को अपने आसपास से थोड़ा हटाने की कोशिश करिए। अपने कुछ अच्छे दोस्त होंगे, उनसे आप अपनी बातें शेयर कीजिए। अपने माता पिता से लगातार संवाद में रहिए, उनसे बातें कीजिए। आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम आपके माँ बाप ही होंगे इस पूरी जर्नी में, मेरे भी थे। तो मैं ये कहूँगा कि सोसाइटल प्रेशर और पेन ये सब आप सोच रहे हैं इसीलिए है। एक कहावत है, पीपल सफ़र मोर इन देयर थॉट्स देन इन रियलिटी। आप जितना
अपने पेन, अपने दुख के बारे में सोचेंगे उतना आप उसे महसूस करेंगे। आप अपने काम पे फोकस करिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, तो ये सब डिस्ट्रैक्शन आपके दूर होते जाएंगे। अगला सवाल है, सर मैं 3 ईयर थर्ड ईयर कॉलेज के साथ तैयारी करूं या फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लूंगा, आईपीएस बनना है। देखिए, कॉलेज के साथ आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने भी कॉलेज के लगातार ही मैंने 2022 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था और मैंने पहला अटेम्प्ट 2022 में दिया था, तो मैंने फाइनल ईयर में तैयारी करना कुछ कुछ शुरू कर दिया था। लेकिन मेंस की तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है टू बी ऑनेस्ट, अगर आप लगातार दें। तो अगर आपकी एज कम है, अगर आप 21-22 साल के हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, जैसे कि मेरे काफ़ी दोस्तों ने भी किया, कि आप 1 साल का गैप ले लें, उसमें आप मेंस की अच्छे से तैयारी करिए और फिर 1 साल के गैप के बाद आप अटेम्प्ट दीजिएगा। इससे क्या है कि आप एक बेटर अटेम्प्ट लिख पाएंगे, लेकिन ये है कि कंसिस्टेंटली आपको 1 साल एफर्ट करना पड़ेगा, तभी आपके मार्क्स आएंगे। सर हाउ टू कंसोलिडेट आवर नोट्स, आर नोट मेकिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, नोट मेकिंग स्ट्रेटेजी मैंने अभी थोड़ी देर पहले 2 पेजर नोट जो मेंस के बनाते हैं वो मैंने बताया था इसी वीडियो में। प्रीलिम्स के लिए सच कोई नोट्स, एंड टू एंड नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। टॉपिक वाइज आप नोट्स बना सकते हैं, जिस टॉपिक से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। जैसे कि अगर पार्लियामेंट चैप्टर का नोट्स बनाना है तो आप बना लीजिए लक्ष्मीकांत के, लेकिन कोई और चैप्टर के नोट्स मैं नहीं कहूँगा बनाने के लिए। फंडामेंटल राइट्स के भी बना सकते हैं, लेकिन बाकी के नोट्स बनाने का कोई पॉइंट नहीं है। प्रीलिम्स में आप हाईलाइट करिए, उसमें नोट्स मत बनाइए। मेंस में आप 1-2 पेजर नोट्स जैसे मैंने बताया था वैसे बनाइए। हाउ टू कंसोलिडेट अवर नोट्स, कंसोलिडेट करने का तरीका ये है कि देखिए, नोट्स जो होते हैं वो फेज्ड एक्टिविटी है, लेयर्ड एक्टिविटी। आप सबसे पहले बहुत ही डिटेल्ड नोट्स बनाते हैं, फिर आपको ये लगता है यार इतने नोट्स तो मेरे रिवाइज ही नहीं हो पाएंगे एग्जाम से पहले, तो आप उसको शॉर्ट करते हैं। फिर उसके बाद आपको लगता है कि इन नोट्स में भी काफ़ी कुछ मुझे ऑलरेडी याद हो चुका है, तो मैं क्यों इतना रिडंडेंट पढूं वापस से, तो इसमें से मैं केवल वो अलग कर लेता हूँ जो कि मुझे याद नहीं रहता, तो फिर आप वो नोट्स बनाएंगे। और फिर फाइनल स्टेज वो होती है नोट्स की, केवल आपके टॉपिक वाइज आपके वैल्यू एडेड पॉइंट्स होते हैं, जो कि लास्ट टाइम पे आपके प्री और मेंस के जीएस और जीएस 1 और 2 के बीच के जो 2 घंटे हैं उसमें भी आपके रिवाइज हो जाएंगे जीएस 2 के सारे नोट्स। एक सब्जेक्ट के आपके 10 से 15 पेज के सिर्फ वैल्यू एडेड नोट्स होने चाहिए, ये आपका फाइनल कॉल है, फाइनल गोल है। लेकिन उसके लिए आपको पहले 2 से 3 लेयर ऑफ जो अच्छे वाले नोट्स हैं, जो आपके डिटेल नोट्स हैं, फिर उन्हें छोटा करिए, फिर उन्हें छोटा करिए, इस तरह से आपके कंसोलिडेट होंगे। तो कंसोलिडेशन एक लंबी प्रोसेस है, ये डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा उसे रिवाइज करते हैं, कितना ज़्यादा आप उसे याद रख पाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया आंसर। फिर सर हाउ टू नो आई एम ऑन ट्रैक और नॉट, देखिए प्रीलिम्स में ट्रैक होने का तो ये है कि अगर आप सिलेबस कंप्लीट करते जा रहे हैं, पीवाईक्यू करते जा रहे हैं, तो आप ट्रैक पे हैं। और अगर आप रोज आंसर राइटिंग कर रहे हैं मेंस के लिए, इंप्रूव हो रहा है आपका आंसर राइटिंग, आपको सेल्फ एनालिसिस में जो मैंने 4-5 पॉइंट बताए उनके हिसाब से अगर आप देख पा रहे हैं कि आपकी इंप्रूवमेंट है, तो आप अच्छे ट्रैक पे हैं। इसके अलावा आप आपस में आपका आंसर जो है पीयर रिव्यू भी करा सकते हैं। अगर आपके कोई दोस्त भी प्रिपरेशन में है या कोई सीनियर है, तो आप अपने आंसर उन्हें भेजिए, उनके आंसर आप ले लीजिए और आपस में सीखिए भी, आपस में आपके एक दूसरे के आंसर आप इवेल्युएट भी कर दीजिए। ये भी एक तरीका हो सकता है। फिर उसके बाद में सर मेंस के लिए शॉर्ट नोट्स कैसे बनाइए, मैंने बता दिया अभी। सेम डाउट सर प्लीज टेल मी, वी आर नाउ 12th पास। भाई देखो 12th पास, अभी आप थोड़ा सा 12th पे फोकस करिए, फिर आप ग्रेजुएशन करिए। जब आखिरी साल ग्रेजुएशन का होगा तब आप कॉल लीजिएगा कि ये परीक्षा देनी है नहीं देनी है, क्या ऑप्शनल रखना है, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, क्योंकि ये परीक्षा ऐसी है कि ये निरंतर चेंज होती रहती है। 2020 में जो स्ट्रेटेजी काम करती थी आंसर राइटिंग की, आज के समय में वो स्ट्रेटेजी में शायद 360-370 नंबर आएंगे, और आज जो मैं बताऊंगा आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी, वो हो सकता है 5 साल बाद वो 400 मार्क्स भी ना दे, 390-380 मार्क्स दे। तो ये निरंतर चेंज होने वाली चीज़ है। तो मैं ये कहूँगा अभी आपके पास समय है, अभी आप 12th पे फोकस करिए, कुछ आप एक्स्ट्रा करिकुलर करिए, क्योंकि जब आप एक बार ये साइकिल में फंसेंगे, इस साइकिल में आएंगे, तो फिर उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर खेलने कूदने का समय आपको नहीं मिलेगा। तो अभी आप थोड़ा एंजॉय करिए, और ये 5 साल बाद वाले सवाल अभी मत पूछिए। फिर उसके बाद में है व्हाट आर दोज ब्लंडर्स दैट वी एस्पिरेंट शुड नॉट डू थ्रू आउट आवर प्रिपरेशन। देखिए प्रीलिम्स में मेरे हिसाब से ब्लंडर है कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पेपर में, सी सेट को इग्नोर करना नंबर 2, नंबर 3 अपना सिलेबस में कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि आर्ट एंड कल्चर कई लोग छोड़ जाते हैं, कई लोग मैपिंग छोड़ जाते हैं, ये सब आप नहीं करिए, पूरे के पूरे सिलेबस को आप तैयार करके जाइए। मेंस में आपका है कि आप आंसर राइटिंग पे ध्यान ना दें, केवल पढ़ते जाएं, ये एक ब्लंडर है।
दूसरा ये है कि एक ब्लंडर है कि मैं 15 क्वेश्चन करूंगा टॉप नॉच क्वालिटी, 5 क्वेश्चन छोड़ दूंगा मेंस में, ये भी एक ब्लंडर है। आपको सारे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 10 से 12 अच्छी क्वालिटी में, 4 से 5 आपकी एवरेज क्वालिटी में, और बिलो एवरेज आपके 3 से 4 सवाल। तो ये सब हैं जो मुझे अभी याद आ रहा है जो ब्लंडर्स। हाउ टू टेक हेल्प ऑफ एआई इन मेंस प्रिपरेशन। देखिए, एआई हेल्प कर सकता है आपका मेंस के नोट्स को कंसोलिडेट करने के लिए। अगर ऑलरेडी आप ऑनलाइन मोड में नोट्स बना रहे हैं, जैसे कि मैं वन नोट पे नोट्स बनाता था, तो उसका आप कॉपी करिए, उसे आप कंसोलिडेट कर सकते हैं एआई की मदद से। इसके अलावा अगर आपको एक एनालिसिस चाहिए, मान लीजिए कि आप पीवाईक्यू का मॉडल आंसर आप एआई से पूछिए। मैंने जेमिनी को यूज़ करके देखा, वो मुझे ठीक लगा क्योंकि अपडेटेड होता है वो काफ़ी। तो उसमें आप उस क्वेश्चन को डालिए और वो अपडेटेड कुछ आपको एग्जांपल, कुछ डेटा आपको देगा उसके मॉडल आंसर में, उसे आप अपने नोट्स में डाल लीजिए, तो आपका ये वैल्यू एडिशन का भी काम हो गया। इसके अलावा कुछ कुछ एआई बॉट्स अवेलेबल हैं जो कि आपके आंसर इवेल्युएट भी कर लेते हैं। तो मेंस में मैंने देखा था शायद अनलॉक आईएएस एआई बॉट है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये एआई बॉट आपके आंसर बढ़िया से इवेल्युएट करके देता है, मैंने टेस्ट किया, काफ़ी अच्छा है। उसके बाद में, सर आई कंप्लीटेड माई प्रीलिम सब्जेक्ट बट कांट कंप्लीट मेन सिलेबस, हाउ कैन आई। देखिए, मेन सिलेबस और प्रीलिम सिलेबस में जो अंतर वाले सब्जेक्ट हैं, जैसे एथिक्स है, सोसाइटी है, आईआर है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये सब चीज़ों को आपको प्रिपेयर करने के लिए 1 मंथ लगेगा, लगभग 1 से 1.5 मंथ। प्रीलिम से पहले ही आप कर लें तो बेटर है। और अगर आप अभी तक नहीं किया है और आप फॉर्चुनेटली अगर प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो भी कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, ये आप कर लेंगे उसके बाद। लेकिन आइडियल स्थिति तो ये है कि आपको अब तक कर लेना चाहिए था। अगर आप कर पाए तो कर लें, 3-4 घंटे रोज दे करके। देखिए, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड एट व्हाट एक्सटेंट बिफोर प्रीलिम्स स्कोर 515 जीएस मेंस। भाई इस बार भी शायद 480 के आसपास है जीएस मेंस का हाईएस्ट, जितना मुझे याद है 460 या 470 के आसपास। 550 मार्क्स तो बहुत मुश्किल है। हालांकि ठीक है, आपको अच्छा हाई आपका एस्पिरेशन होना चाहिए। तो देखिए, आंसर राइटिंग पे फोकस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर लिखिए, उसे सेल्फ इवेल्युएट करिए, किसी से इवेल्युएट करवाइए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी आंसर राइटिंग में वो बढ़ेगी, टाइम मैनेजमेंट एबिलिटी बढ़ेगी। और इसके अलावा वैल्यू एडिशन आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए। अच्छा, ऐसे को मिलाकर, हाँ ऐसे को मिलाकर आप कर सकते हैं। ऐसे को मिला के आप अगर 120 नंबर ऐसे में टारगेट करें तो 430 आ सकते हैं मेंस में। तो 430 मतलब अचीवेबल है, मैंने अचीव किया है इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो हाँ, तो इसका स्ट्रेटजी सेम है कि आप कुल मिला के आंसर राइटिंग पे फोकस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे में आप ज़्यादा ऐसे लिखिए, ज़्यादा टॉपर्स के ऐसे पढ़िए, इसी से आपको ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया लगेगा कि कैसे ऐसे में मार्क्स इंप्रूव होते हैं। फिर उसके बाद में है कि मेंस में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा कोई और लैंग्वेज, हाँ होता है, डिफरेंस कुछ नहीं आएगा। बस ये है कि आपकी अगर राइटिंग स्पीड ज़्यादा है तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। जिस लैंग्वेज में आपकी राइटिंग स्पीड बढ़िया उसमें लिखिए, और मार्क्स सबको मिलते हैं, सिलेक्ट सब लैंग्वेज के लोग होते हैं। हालांकि कुछ लैंग्वेज जो रेयर हैं वो लोग क्योंकि कम नंबर में देते हैं तो कम सिलेक्ट होते हैं, लेकिन इससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता। सर हाउ टू बिगिन विद आंसर राइटिंग फॉर जीएस 1-2, ये मैंने इस क्वेश्चन को एड्रेस कर दिया था इसी सेशन में पहले, आप पहले जाके देख सकते हैं। अलॉन्ग विद प्रीलिम्स, ठीक है, 2 घंटे आप आंसर राइटिंग को दे सकते हैं रोज प्रीलिम्स के साथ। फिर है हिस्ट्री बुक लिस्ट। देखिए, हिस्ट्री बुक लिस्ट मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, प्री और मेंस दोनों में काम आ जाती है। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने ओनली आईएएस का प्रहार का मटेरियल यूज किया था, उससे मैंने अपने नोट्स बनाए थे, वो मेरे प्री में भी काम आए थे, मेंस में भी काफ़ी हद तक काम आए थे। इसके अलावा महक जैन मैम एक है, AIR 17-20-21, उनके टेलीग्राम पे उनके नोट्स अवेलेबल हैं, तो उसको भी आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी अच्छे नोट्स हैं आर्ट एंड कल्चर के, उसे आप रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा एंशंट एंड मिडिवल में मेरे एक दोस्त जो विजन आईएएस का क्लासरूम स्टूडेंट था, उसके क्लास नोट्स मैंने लिए थे, और उसके क्लास नोट्स को मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट से वही पढ़ा, तो मैं लगातार उसे ही पढ़ते आ रहा था प्रीलिम्स के लिए। और मेंस के लिए मैंने आर्ट एंड कल्चर के पीवाईक्यू बेस्ड नोट्स बना लिए थे मॉडल आंसर से, और जो ये विजन आईएएस का जो क्लास नोट्स है इससे जो भी मुझे मिला उससे मैंने अपने खुद के नोट्स पीवाईक्यू बेस्ड पे बना लिए थे। यही मेरी बुक लिस्ट थी प्योर मेंस के लिए। ठीक है सर, एक्स्ट्रा आपको बताना हो जो पूछा नहीं हमने। नहीं, मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ कवर कर दिया फॉर प्रीलिम्स एंड मेन सेपरेटली।
सर टॉपर के नोट से हेल्प ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं अच्छे से। टॉपर के नोट से आप पहले लेकिन अपने कोई नोट्स बना लीजिए या कुछ पढ़ लीजिए, डायरेक्टली उनसे पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ मिस भी हो सकती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, टॉपर ये करते हैं कि जो चीज़ उन्हें ऑलरेडी आती है वो उस चीज़ को नोट्स में इंक्लूड नहीं करते। लेकिन वो केस आपके साथ नहीं होगा। तो आप बेसिक पहले खुद के नोट्स बना लीजिए, उसके बाद उस नोट्स में वैल्यू एडिशन के लिए टॉपर के नोट्स का हेल्प लीजिए, या जो नोट्स आपके नहीं है उससे वैल्यू एडिशन उससे आप वहाँ से उठा लीजिए, या आप कर सकते हैं। सर करंट अफेयर्स का आपने कैसे मैनेज किया? डेली न्यूज़पेपर, देखिए डेली न्यूज़पेपर मैंने केवल इंटरव्यू स्टेज पे पढ़ा है। टू बी ऑनेस्ट, इंटरव्यू में डेली न्यूज़पेपर पढ़ना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन प्री और मेंस के समय उतना आप टाइम देंगे तो वो उतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है नहीं। तो प्रीलिम्स के लिए तो आप पीटी 365 पढ़िए, वो भी सिलेक्टेड सब्जेक्ट के, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट और आईआर की मैपिंग। इसके अलावा पॉलिटी, हाँ इकोनॉमी भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटी की पीटी 365 पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। फिर ज्योग्राफी का भी कुछ खास फ़ायदा नहीं है। मेंस में आप मेंस 365 पढ़िए, या फिर जो जहाँ तक मुझे ध्यान है, राउज आईएएस की एक आती है बुकलेट करंट अफेयर की, वो भी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी है। तो इन दोनों में से कोई भी एक उठा के आप टॉपिक वाइज आप उसे कवर करिए, अपने नोट्स बनाइए उससे, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू एडेड पॉइंट्स लिखिए उसमें से, और वो आपका हेल्प करेगा। फिर टॉपर नोट्स एंड सेल्फ नोट्स को कैसे यूटिलाइज करें एफिशिएंट? देखिए अपने नोट्स आपको पहले बनाने हैं, उसमें टॉपर नोट्स से जो भी चीज़ गैप्स हैं वो फिल करना है। या फिर अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आइडियल नहीं है ये स्ट्रेटजी, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप टॉपर नोट्स को भी अपना बेस नोट्स बना सकते हैं, और किसी और टॉपर के नोट्स को उठा करके उसमें दोनों में जो डिफरेंस है उसे आप गैप फिल कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट 2 सोर्स आप रखिएगा मेंस के लिए, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस आपके नोट्स में कवर हो। देखिए मैंने पीवाईक्यूज कैसे सॉल्व करना है काफ़ी डिटेल में मैंने सेशन के शुरू में बताया था, तो वो आप एक बार फिर से देख लीजिए। पीवाईक्यू 2 तरीके से करने हैं। जब आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो सब्जेक्ट वाइज करिए, और जब आपका रिवीजन स्टेज में हो तो आप ईयर वाइज करिए। और आपको ईयर वाइज करेंगे, ईयर वाइज जितनी बार करेंगे उतनी बार आपको उसकी पीवाईक्यूज सॉल्व करने की, लॉजिकल एलिमिनेशन की मेथड्स आपको समझ आएंगी, पैटर्न आपको रिकॉग्निशन समझ आएगा, और उससे आपके मार्क्स काफ़ी इंप्रूव होंगे। ठीक है। फर्स्ट टाइम सिलेबस कंप्लीट करने में आपने कितना, देखिए मैंने फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैंने बताया ना, 4 महीने मैंने पढ़ा था और मैंने प्रीलिम्स दिया था, मेरा प्रीलिम्स हो गया, फिर मैंने 3 महीने मेंस पढ़ा, मेरा मेंस हो गया, फिर मैं इंटरव्यू देने चला गया था 2022 में, और फिर मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया था। तो मैंने कर तो सब कुछ लिया था क्लियर, लेकिन उतना लेवल पे नहीं किया था कि मैं फाइनल लिस्ट में आ जाऊँ। मेरे 946 मार्क्स थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, फाइनल उस साल कट ऑफ 960 था। तो कहने का मतलब ये है कि आप कम से कम 1 साल पढ़िए सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। प्रीलिम्स से 1 साल पहले से आप पढ़िए, तब आपका अच्छे से सिलेबस भी कंप्लीट होगा, नोट्स भी बन जाएंगे, सब कुछ होगा। हाँ, देखिए एक सवाल है ये, जिस ईयर में ग्रेजुएट हो उस ईयर में एग्जाम दे सकते हैं अगर प्रेप हो गई हो तो? मैं दू या डीयू से हूँ, फर्स्ट ईयर एस्पिरेंट। हाँ दे सकते हैं, अगर आपका सफिशिएंटली मेंस के सारे नोट्स कंप्लीट हो, प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट हो, और प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट आपने अच्छे खासे लगा लिए हो। आंसर राइटिंग अगर नहीं भी करिए तो भी चल जाएगा, लेकिन मेंस के आपके नोट्स सारे कंप्लीट होने चाहिए, तभी आप देना फर्स्ट ग्रेजुएट होते ही तुरंत अटेम्प्ट। मैंने ये गलती करी थी, इसलिए मेरा एक अटेम्प्ट उसमें वेस्ट हुआ था, फर्स्ट अटेम्प्ट, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। सर आपने लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम कितनी बार पढ़ ली होगी अब तक? देखिए ये कोई इसका कोई गिनती नहीं है क्योंकि मैंने 4 प्रीलिम्स दिए हैं, हर बार 3-4 बार पढ़ी होगी, 10-12 बार पढ़ ली होगी, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप 3 बार में भी उतना ही याद रख पाएंगे जितना 12 बार में कर पाएंगे। इससे कोई मतलब नहीं। आप 3 बार पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादातर चीज़ें याद हो जाएंगी, और फिर 1 साल नहीं पढ़ेंगे तो फिर भूल जाएंगे। तो इसीलिए आप इस बार के प्री पे ध्यान दीजिए, 3 बार 4 बार पढ़िए, सब चीज़ याद हो जाएंगी आपको, और इसी बार आप लोग फाइनल लिस्ट में आ जाइए, आप लोग को 10 बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, यही मेरी ईश्वर से कामना है। सर फॉर इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, श्रीहरि श्रीवास्तव जी, आप एक बार पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से लिख दीजिए, तो मैं उसमें ज़्यादा हेल्प कर पाऊँगा। सर आपके हिसाब से मास्टर स्ट्रोक फॉर प्रीलिम्स, देखिए मास्टर स्ट्रोक वो कुछ नहीं होता है, केवल पीवाईक्यूज हैं जो आपकी हेल्प करेंगे क्लियर करने में। उनको आप जितना मास्टरी कर लें पीवाईक्यू पे, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, ईयर वाइज, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि उससे आपको लॉजिकल एलिमिनेशन की ट्रिक मिलती है, वही आपको प्रीलिम्स पास कराएगा। और इस सब के बाद आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप 80, 85, 90 सवाल आप वहाँ पे अटेम्प्ट करें बिना डरे, तो आपका प्रीलिम्स पास हो जाएगा।
सर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कोई सजेशन? देखिए अभी 2-3 साल यूपीएससी पे ध्यान मत दीजिए, इंजीनियरिंग काफ़ी अच्छे से करिए, क्योंकि इंजीनियरिंग अच्छे से नहीं करेंगे तो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा इंजीनियरिंग के सवाल और आप फंस जाएंगे वहाँ पे तो इंजीनियरिंग अच्छे से करिए, लास्ट ईयर में आप डिसीजन लीजिएगा कि ये देना है या नहीं यूपीएससी। अगर देना है तो लास्ट ईयर में पढ़ के आप फिर अटेम्प्ट दे सकते हैं। सर जिस ईयर में, ये मैंने बता दिया, 3 महीने में मेंस कैसे पॉसिबल? देखिए 3 महीने में मेंस पॉसिबल मेरा ऐसे हो गया था कि मेरे ऑप्शनल में 290 मार्क्स आ गए थे, 370 मेरे जीएस में थे, जो कि बहुत अच्छा स्कोर नहीं है। 3 महीने के हिसाब से वो ठीक ठाक स्कोर था। बहुत तैयारी मेरी नहीं हो पाई थी, लेकिन हो गया था। आप अगर करने जाएंगे तो 2 महीने में भी कर देंगे, हो सकता है मार्क्स उतने ना आए, लेकिन क्वालिफाई आप कर सकते हैं। मैंने क्वालिफाई कर लिया था, 22-23 मार्क्स मेरे कट ऑफ से ज़्यादा थे, लेकिन रैंक वाले मार्क्स नहीं थे। ठीक है। फिर उसके बाद सर कोचिंग नोट्स, टॉपर नोट्स एंड सेल्फ नोट्स, इतने सारे नोट्स को कैसे परफेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं? देखिए आप इनको अलग अलग मत रखिए, इनको आप एक बनाइए। जैसे कोचिंग में से आप कोचिंग नोट्स, एक बार आपने क्लास, मान लीजिए मैंने तो फाउंडेशन नहीं किया, लेकिन मैं एक आइडिया आपको दे सकता हूँ तब भी। जो कोचिंग के आपके नोट्स हैं जो आपने बनाए हैं, उसको आप घर आके पढ़िए, उसके आप शॉर्ट नोट्स बनाइए और कोचिंग वाले नोट्स को साइड कर दीजिए। उसके बाद टॉपर नोट्स से आप ये देखिए कि मेरे जो शॉर्ट नोट्स है उसमें क्या ऐसा नहीं है जो कि टॉपर नोट्स में है, टॉपर नोट्स से आप उसी में ऐड कर लीजिए। और फिर ये जो चीज़ है इसे आप अप्लाई करिए मेंस के आंसर में, प्रीलिम्स में, और उनके जो मॉडल आंसर है वहां से भी कुछ वैल्यू एडिशन आप उठाइए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ऑनलाइन नोट्स बनाएंगे ना तो ये चीज़ काफ़ी सीमलेस हो जाएगी। आप ऑनलाइन बनाइए, उसमें आप वैल्यू एडिशन करते जाएंगे, हर साल आपके ऑनलाइन नोट्स एनरिच होते जाएंगे और आपको ज़्यादा हौच पौच भी नहीं करना पड़ेगा, एक ही जगह सारी चीज़ मिल जाएगी। अगर आप मान लीजिए नक्सलिज्म पढ़ रहे हैं तो एक ही पेज में 1 मिनट के एक डॉक्यूमेंट में आपके नक्सलिज्म की सारी चीज़ें कंबाइंड है, और उसके आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए हैंड रिटन, जो कि 10-15 पन्ने के होंगे हर एक जीएस के, जो कि आपके लास्ट हफ्ते में काम आएंगे। तो इस तरह से आप बनाइए, सबको कंसोलिडेट करिए, और ये काम, कंसोलिडेशन का काम आपका मेंस से पहले हो जाना चाहिए आइडियली। अगर नहीं हुआ तो मेंस के 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, मतलब प्री के बाद 1 महीने के अंदर। फर्स्ट टाइम में देखिए कोई ऐसा नहीं होता है, फर्स्ट टाइम में कई लोग रैंक 10 भी लेके आते हैं। मैं भी DTU से हूँ। अच्छा, विजन IAS पीटी और मेंस 365, हाँ मैंने किया था, PT 365 प्रीलिम्स के लिए और मेंस 365 मैंने मेंस के लिए यूज़ किया था। अच्छी रिसोर्सेज बढ़िया है, काफ़ी डेंस्ड है, उसके आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तभी आप उसे याद कर पाएंगे, मेरे हिसाब से ये है, खासकर मेंस वाला। प्री वाले में तो हाईलाइट करके फिर भी काम चल जाएगा। अगर आपको स्टार्ट करना ही है तो एनसीईआरटी से करिए, ठीक है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट। पीवाईक्यूज, लेकिन एग्जैक्टली क्या करना है पीवाईक्यू लेके? कोई बुक, कोई कंपाइलेशन? देखिए मैंने बताया अभी इस वीडियो में, आप पहले जा करके देख सकते हैं। पीवाईक्यू को 2 तरह से आपको यूटिलाइज करना है। एक तो आप जब पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू देखिए, उसमें मृणाल सर की एक किताब है दिशा पब्लिकेशन की, उसमें सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज हैं, उसे आप देखिए। उससे आपको ये पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक ज़्यादा प्रायोरिटी पे है, ठीक है। एक तो ये यूटिलाइजेशन का है। दूसरा ये है कि ईयर वाइज आप पीवाईक्यू मॉक जैसे करते हैं वैसे ही मॉक आप 2 घंटे में करते हैं, पीवाईक्यू आप 1.5 घंटे में करिए। और इसे आप जब बार बार करेंगे, मतलब कि इटरेटिवली 2025 से शुरू करिए और 2013 तक जाइए और फिर 2025 से शुरू करिए। हर एक ईयर वाइज को 2-3 बार जब आप करेंगे तो आपके लॉजिकल एलिमिनेशन की मेथड्स आपके दिमाग में अपने आप आएंगी, पैटर्न रिकॉग्नाइज करेगा आपका दिमाग कि एमसीक्यू जो पीवाईक्यूज में है उसे किस तरह यूपीएससी ने सेट किया और किस तरह आप उसे अटेम्प्ट कर सकते थे विथ योर लिमिटेड नॉलेज ऑफ बेसिक रिसोर्सेज। बेसिक सोर्सेज और कॉमन सेंस, ये दोनों चीज जब कंबाइन हो जाएंगी तब आपका प्रीलिम्स पास हो जाएगा। तो कॉमन सेंस डेवलप करने के लिए ईयर वाइज पीवाईक्यू चाहिए, जो सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज है उसे पास करने के लिए आपको सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू चाहिए। यही बेसिकली है। अगर मैं आपको समझा पाया हूँ बाबा जी, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स मैंने देखो किया नहीं था, तो मैं इस बारे में नहीं बता पाऊंगा। मेंस कोर्स ले लें डायरेक्ट। मेंस कोर्स भी आप ले सकते हैं, लेकिन मेंस में भी जो आपको मार्क्स दिलाएगा वो आंसर राइटिंग है, कोई कोर्स नहीं दिलाएगा। क्रक्स क्या है सर? सेल्फ स्टडी एंड राइट स्ट्रेटेजी। सेल्फ क्रक्स यही है, एग्जाम को पीवाईक्यू के लेंथ से पढ़िए। पीवाईक्यू आपको दिखाता है डायरेक्शन, आपको दिखाता है कितनी डेप्थ में आपको सिलेबस को प्रिपेयर करना है। फिर आप पीवाईक्यू लिखिए, आंसर राइटिंग करिए, डेली आंसर राइटिंग करिए,
डेली आंसर राइटिंग में एक लेवल पे पहुंचने के बाद फुल लेंथ टेस्ट लिखिए, उससे आपका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होगा, और फिर आप इसे इटरेटिवली करते रहिए, लगातार 6-8 घंटे आप पढ़ाई कीजिए, तो आपका यही क्रक्स है, सेल्फ स्टडी स्ट्रेटेजी सब कुछ यही है। सर इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी मैंने 11-12 पढ़ ली है, अब ज्योग्राफी कर रहा हूँ, आफ्टर डूइंग इट क्या करें? देखिए पीवाईक्यूज करिए, जब आपने ये कर लिया है तो पीवाईक्यूज करिए, और फिर देखिए कौन से पीवाईक्यूज के कौन से टॉपिक आपके इसमें कवर नहीं है, तो उसके लिए आप फिर जो स्टैंडर्ड किताब है, जैसे ज्योग्राफी में तो खैर और कुछ की जरूरत नहीं है एनसीईआरटी के अलावा, इकोनॉमिक्स में मृणाल सर के नोट्स हैं, आप पढ़ सकते हैं। आपने कौन सी मिस्टेक की थी? देखिए मिस्टेक तो बहुत सारी मैंने की थी कि आंसर राइटिंग पे मैंने कम फोकस किया था पहले के अटेम्प्ट्स में, इस बार मैंने आंसर राइटिंग पे काफ़ी फोकस किया। इसके बाद में ऑप्शनल में भी आंसर राइटिंग और जो उसकी डेप्थ है उसको मैंने इंक्रीज किया इस अटेम्प्ट में। इसके अलावा इंटरव्यू को मैंने पिछले 2 अटेम्प्ट में उतना सीरियसली नहीं लिया था, इस बार मैंने काफ़ी अच्छे से तैयार किया, तो इस बार मेरे नंबर भी ठीक है। भैया मैं PW प्रारंभ से कर रहा हूँ, ठीक है करिए, थैंक्स अ लॉट, ठीक है सर। फॉर मेंस व्हाट इट इज फॉर आंसर राइटिंग, हाउ टू रीच दैट बेंचमार्क? देखिए मैंने आंसर राइटिंग पे बताया अभी थोड़ी देर पहले, और मैंने हर एक आंसर राइटिंग में वैल्यू एड में क्या क्या करना है वो भी बताया इसी वीडियो में, तो आप एक बार फिर से देख लीजिएगा वीडियो, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। सेल्फ एनालिसिस आपको करना बहुत जरूरी है, उसके मैंने 4-5 पॉइंट बताए थे कि आपको कैसे सेल्फ एनालिसिस करना है, क्या क्या पॉइंट अपने आंसर में देखने, और क्या क्या वैल्यू एडिशन आप कर सकते हैं वो लिखना है, और फिर इसे इटरेटिवली आप करते रहेंगे तो बेंचमार्क आप पहुंच जाएंगे। अगर आपको वैसे बेंचमार्क को सेट करना है, टेस्ट करना है अपना कि आप किस लेवल पे हैं, तो आप एक चीज कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक, कोई भी टॉपर की कॉपी उठाइए, उसका केवल सवाल देखिए, लेकिन ये चीज पहले प्रैक्टिस करने के बाद करना, नहीं तो काफी डिफरेंस दिखेगा आपको, तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो एक लेवल पे पहुंचने के बाद आप टॉपर की कोई कॉपी पकड़िए, उसका आंसर क्वेश्चन देखिए, 7-8 मिनट में आप उसका आंसर लिखिए, फिर अपना आंसर और उनका आंसर कंपेयर कीजिए कि उन्होंने भी 7 मिनट में वो आंसर कितना अच्छा लिखा है, आपने कितना अच्छा लिखा, क्या आपके पॉइंट्स उनके पॉइंट्स जितने हैं, क्वालिटी कैसी है पॉइंट की, एग्जाम्पल कितने हैं, डेटा कितना है, ग्राफ क्या है, डायग्राम बनाया या नहीं बनाया, हैंड राइटिंग कितनी अच्छी है, कितना साफ सुथरा दिख रहा है, ये सब चीज़ें जब आप देखेंगे तो आपको अपना बेंचमार्क पता चल जाएगा। यहाँ पर क्या है, व्हाट इज सजेशन विच ऑप्शनल इज बेस्ट मींस विच विल हेल्प यू इंप्रूव माय स्कोर्स एज सच आई डोंट हैव एनी नॉलेज। देखिए ऑप्शनल मैंने कैसे चूज करना है इस वीडियो में पहले बताया, उस हिसाब से आप चूज करिए। इसमें कोई एक ऑप्शनल ऐसा नहीं है कि जो मार्क्स दिलाता है और दूसरा नहीं दिलाते, सारे ऑप्शनल के मार्क्स आते हैं। हमारे ऑप्शनल में इस बार 296 जहाँ तक मुझे ध्यान है हाईएस्ट है। सोशोलॉजी में भी 290 के आसपास आते ही हैं हर बार लोगों के। PSIR में तो 300 भी आते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में 300 भी आते हैं, मैथ्स में 300 आते हैं। तो ऐसा कोई एक ऑप्शनल दूसरे से बेटर है ऐसा नहीं है, आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद अरे सर थैंक्स बोले आप समझ रहे होंगे बिकॉज आप भी सेम स्टेज पे थे कि हाँ हाँ। फिर उसके बाद मैं करंट अफेयर कैसे करूं, मैंने बता दिया ये। करंट अफेयर सोर्स फॉर प्रीलिम्स PT 365 भाई सिटिंग से बैक पेन हो जा रहा है। देखिए इसका एक इलाज है कि आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज करिए, जिम जाइए, वॉक पे जाइए, पढ़ाई के साथ साथ वो भी चीज़ें नॉर्मली जीवन को जीना सीखिए। UPSC का मतलब ये नहीं है कि केवल आप इसी में घुसे रहें और अपने बॉडी पे अपने हेल्थ पे ध्यान ना दें, सब चीज़ आपको बैलेंस करके चलनी है। मैंने कहा ना, इसे आप 9 to 5 जॉब की तरह देखिए, जैसे आप वर्क लाइफ बैलेंस जॉब में देखते हैं वैसे आप वर्क लाइफ बैलेंस इसमें भी देखिए। 6 से 7 घंटे नॉर्मल टाइम में, प्रीलिम्स के 2 महीने पहले 8 घंटे, प्री और मेंस के बीच में 8-9 घंटे है, जितना आप पढ़ सकते हैं इतना आपने पढ़ लिया। इसके बाद जो बचा हुआ टाइम है ये अपनी बॉडी को दीजिए, अपना हेल्थ पे ध्यान दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अच्छा खाइए, और अगर ज़्यादा पेन है तो आप फिर डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। चेयर वेयर ये सब चीज़ें मैंने कोई ऐसा ध्यान नहीं दिया था, तो कोई भी ले लीजिए आप। आप अपना रूटीन शेयर कीजिए। हाँ मैं इंजीनियरिंग से हूँ। रूटीन देखिए मैंने बता दिया था, प्री से पहले आपको क्या करना है उसी तरह से आप कीजिए। रूटीन ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप रोज़ सेम तरह से फॉलो कर लें, और वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से इतना कंसिस्टेंट रहना, ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए, बस यही आपका रूटीन होना चाहिए। एक रूटीन साल भर रखना ये गोल नहीं होना चाहिए, गोल ये होना चाहिए कि आपके डेली टारगेट्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो ठीक है, मेरे हिसाब से सारे मैंने अपने जितने पॉइंट्स थे मैंने रख दिए हैं, जितना मैं बताना चाहता था मैंने बता दिया, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने क्वेश्चन भी एड्रेस कर दिए। तो इट्स टाइम नाउ, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।
सी सेट स्ट्रेटेजी मैंने बता दी है इसी वीडियो में, आप पहले जा करके देख लीजिए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, दैट्स ऑल, एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू फॉर योर प्रिपरेशन। आई होप आप जल्दी सिलेक्ट हो, मैं चौथे प्रयास में सिलेक्ट हुआ, आप मुझसे पहले हो जाएं, मेरी यही कामना है। और अच्छे से मेहनत कीजिए, बहुत मन लगा के पढ़िए, और बहुत बहुत धन्यवाद।